यस सर, बाकी पढ़ाई चल रही है। तो कोई इशू में से बात कर ले क्लास में। ठीक है, ओके सर। अब टाइम आ गया है, कर खींचते हो। चलो सर आ गए, करते क्लास स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइए, कल की क्लास में किसी को भी कोई डाउट था क्या? या फिर कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया हो, या फिर कोई चीज़ मुझे समझानी हो? कोई ऐसा टॉपिक था क्या? फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर है सारी चीज़ें? Yes, sir. ठीक है, थैंक यू। आई होप मेरा ऑडियो वीडियो दिख रहा होगा आप लोगों को, मतलब क्लियर होगा सारी चीज़ें। Yes, sir. हाँ, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो भी आगमन पे सवाल हुए थे, या फिर जो भी हम लोग कल की क्लास में हमने देखा था, एडवेंट कैसे यूरोपियंस हमारे भारत आए थे, क्या क्या रीज़न रहे थे, क्या क्या सारी चीज़ें उन्होंने आगे बढ़ाया था। तो चलिए दोस्तों, चीज़ों की शुरुआत करते हैं। तो यूपीएससी अखाड़ा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले टॉपिक बता देता हूँ। आज मैं एडवेंट की ही बातें करूँगा, जिसमें मैं आप लोगों को डच के बारे में बताऊँगा, जिसमें मैं आप लोगों को इंग्लिश के बारे में बताऊँगा, जिसमें मैं आप लोगों को फ्रेंच के बारे में बताऊँगा, जिसमें मैं आप लोगों को डेन के बारे में बताऊँगा। तो चीज़ें कोशिश करेंगे इसके आगे भी बढ़े, लेकिन अगर पॉसिबल ना हो पाया तो हम इसी के बाद क्लास को आज एंड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चीज़ों की शुरुआत करते हैं। अभी यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है डच का टॉपिक। इससे पहले हमने कल पोर्चुगीज़ का देखा था, किस हिसाब से कहाँ पर वो इंडिया में आए थे। फिर उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा, प्रीलिम्स में सबसे पहला सवाल यही आता है, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों, पोर्चुगीज़ ने आते के साथ ही फैक्ट्री सेटअप किया था या नहीं किया था? अगर किया था तो कहाँ किया था? उसी के साथ ही डच ने पहला अपना जो फैक्ट्री है उसकी सेटअप कहाँ करी थी? इंग्लिश ने कहाँ करी थी? फ्रेंच ने कहाँ करी थी? तो दोस्तों ये पहले जो फैक्ट्री है होते हैं ना, इस पे सवाल आते ही आते हैं। अभी जो यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे स्क्रीन पर, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। चीज़ें मैं एक एक करके बताऊंगा। यहाँ पर जितनी चीज़ें दे रखी हैं वो सब शॉर्ट ट्रिक्स में दे रखी हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आराम से आंखें बंद करके चीज़ें सुनते जाना है। तो डच के बारे में ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहली बार वो जब हमारे भारत आए तो कौन आए, कैसे आए? हॉटमैन के नाम से एक इंसान आती हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इन्होंने अपना जो फैक्ट्री है वो कहाँ कहाँ सेटअप किया था। तो पहले 1605 में मसूलीपट्टनम में किया था दोस्तों। ये जितने भी पहले फैक्ट्रीज पे सवाल आते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग देखते जाइएगा, चाहे फ्रेंच के हो, चाहे आप डच के हो, इंग्लिश के हो, किसी के भी हो, पहले फैक्ट्री पे सवाल आते हैं दोस्तों। अब इसके बाद क्या हुआ था, इन्होंने 1605 में ये हमारे भारत आए थे, और इसी के बाद 1610 में पुलिकत नाम से एक जगह है, और वहाँ पर ही इन्होंने दूसरे फैक्ट्री की सेटअप करी थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जो प्रोसेस है आप लोग देख पा रहे होंगे, 1616 में सूरत, 1641 में बिम्बलीपट्टनम, फिर उसके बाद आगे धीरे धीरे करके लास्ट में इन्होंने 1663 तक कोचिंग तक अपना जो फैक्ट्री है उसका सेटअप किया था। इसके बाद क्या देखा जाता है दोस्तों, चीज़ें हमारे सामने कुछ इस तरह से आती हैं कि यहाँ पर
पहली बार ये जो फैक्ट्रीज़ हैं, इसके अलावा ये तो चीज़ें चल रही हैं, उन्हें चलने दीजिए। फैक्ट्रीज सबसे पहली बार जब हमारे डच भारत आए थे, उन्होंने वहाँ पर सबसे पहले हॉटमैन के नाम से एक इंसान हुआ करते थे, जो कि पहले डच हुआ करते थे, जो कि सुमात्रा बंटम का जो जगह है वो 1596 में वो वहाँ तक पहुँच चुके थे। तो अगर पूछेगा कि अगर जैसे वास्को डी गामा हमारे सामने पहला पोर्चुगीज़ आया था, तो डच के तरफ से पहले कौन आए करते थे, तो ये जो हॉटमैन है इनका नाम याद रखिएगा। बाकी ये आगे पीछे के नाम ना भी याद रखिएगा तो चलेगा। इसी के साथ ही 1605 मैंने आप लोगों को बताया, इन्होंने जो कंपनी की फॉर्मेशन सबसे पहले करी थी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। याद रखिए दोस्तों, ये जो डच होते हैं, लोग पता नहीं कंफ्यूज करते हैं कि ये डेनमार्क से संपर्क रखते हैं क्या, क्योंकि डी से डी होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। डच लोग वहाँ के होते हैं, डच उन्हें कहते हैं जो नीदरलैंड से संबंध रखते हैं। वो डेन होते हैं जो बाद में आप डेनमार्क से संपर्क रखते हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान देते जाइएगा, डाउट आएगा तुरंत पूछते जाइएगा। इसी के बाद ही 1605 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड का फॉर्मेशन हुआ। ये एक समथिंग अराउंड मार्च 1605 में इसका निर्माण हुआ था। उसी के बाद में आप लोग देखते होंगे, इस टाइम में जो रूल चलता था वो डायरेक्ट वहाँ से ही हुआ करता था। इसका मतलब क्या है, बाय द चार्टर ऑफ द डच पार्लियामेंट से चीज़ें निकली हैं, यहाँ तक इंडिया में पहुंची है। और उसी के साथ ही साथ जो यहाँ फैक्ट्री है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, उसका यहाँ फॉर्मेशन हुआ है। इसी के साथ ही साथ फाउंडेड फर्स्ट फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम, मैंने आप लोगों को बताया था ये जगह आंध्रा में है। इसी के साथ ही पट्टनम शब्द है दोस्तों, तो पट्टनम शब्द से याद रखिएगा कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एक तरह से पोर्ट सिटी ही होगी। विशाखापट्टनम देख लीजिए, मसूलीपट्टनम देख लीजिए, नागापट्टनम देख लीजिए, ये जितने भी पट्टनम शब्द से कोई भी आएगा ये आपका पोर्ट सिटी ही होगा, क्योंकि पट्टनम का खुद मतलब हिंदी में देखा जाए तो पोर्ट वगैरह से संबंधित होता है। इसी के साथ ही साथ क्या देखा जाता था दोस्तों, दे वॉन ओवर पोर्चुगीज, मतलब कहने का क्या है, पोर्चुगीज़ को इन्होंने हराया और उसके बाद ये फिर से अपने पावर में उभर करके आए थे। इसी के साथ ही साथ क्या देखा जाता है, पुलिकेट वाज द मेन सेंटर इन इंडिया, और उसी के बाद ही लेटर रिप्लेस्ड बाय द नागापट्टनम। इसके ये जो नीचे लाइन है ये थोड़ी कट गई है, लेकिन जो चीज़ें लिखी हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में इन्होंने पहला जो फैक्ट्री है उसका जो सेटअप है दोस्तों मसूलीपट्टनम में किया था। उसी के बाद ही धीरे धीरे करके मेन सेंटर के तौर पे, अगर ये मेन सेंटर पुलिकट में डाल रहे हैं तो उसका एक बार ज़रा रीज़न सोचिएगा दोस्तों। मे भी हो सकता हो इस बीच में किसी और का आगमन हो गया हो, मे भी इनकी जो पॉलिटिकल कंडीशन है उस हिसाब की ना हो, इन्होंने सोचा हो कि अगर शिफ्ट कर लेंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद है। क्लियर है दोस्तों। तो इसी के साथ ही अगर पूछा जाए कि इन्होंने पहला अपना मेन सेंटर कहाँ पे बनाया था, मेन सेंटर कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ट्रेडिंग सेंटर। क्योंकि ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जहाँ ट्रेड है वही मेन है, क्योंकि जहाँ ट्रेड है वहीं पैसा है। तो जो पुलिकत है इन्होंने क्या किया, पुलिकत को मेन सेंटर के तौर पे आगे बढ़ाया और उसके बाद नागापट्टनम में शिफ्ट कर दिया। मे बी किसी रीज़न से होगा। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमारी कुछ चीज़ें यहाँ पर आ रखी हैं, ये कुछ चीज़ें ऊपर जा रही हैं और इसका ध्यान रहेगा अगली बार से, टेंशन ना लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, मेनली क्या देखा जाता था दोस्तों हमारे इंडियन इकोनॉमी में, ये अभी चीज़ों को देखते जाइए, लेकिन उसके साथ ही मैं एक चीज़ साइड में बताता हूँ आप लोगों को। हमारे जो भारत देश है इसको सोने की चिड़िया कहते थे। मैंने आप लोगों को कल की क्लास में भी बताया था और आप लोगों को भी पता होगा। ये दिन प्रतिदिन घटते क्यों चला गया, इसका मेन रीज़न क्या है दोस्तों, कभी सोचा है आपने? तो ज़रा अगर सोचा होगा तो अच्छी बात है, नहीं सोचा होगा तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जितने भी हमारे पास फॉरेन इन्वेजन हुए, चाहे वो ब्रिटिशर्स आए, चाहे वो आपके अरब्स आए, चाहे आप कहने का मतलब एंशियंट टाइम में भी कह लीजिए ग्रीक्स आए, इन लोगों ने क्या किया दोस्तों, हमारे इंडिया में इम्पोर्ट के नाम पर चीज़ें एक दी, लेकिन एक्सपोर्ट यहाँ से चीज़ें 10 करवाई। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ से चीज़ें ये लोग रिसोर्सेज में काफ़ी कुछ लेकर के जाते थे और यहाँ पर नाम के लिए 2-4 आइटम है वो पकड़ा जाते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, यही मेन रीज़न देखा जाता है कि हमारा जो भारत है वो धीरे धीरे करके जो आज की डेट में इकोनॉमी से हम लोग जूझ रहे हैं, वो इसी का जो रीज़न है वो आप लोग देख पाते हैं।
आज की ही क्लास में हम लोग देखेंगे, आप लोगों ने कोहिनूर हीरा का नाम सुना होगा कि जो इट वाज लूटेड बाय समवन और उसको अपने देश सेंट्रल एशिया में रखवा दिया गया था। वो किसने किया था? नादिर शाह ने किया था। उसी के साथ ही साथ पीकॉक थ्रोन की भी बातें होती हैं जो कि शाहजहां ने बनवाया था हमारे इंडिया में, उसको भी लेकर के चला गया था। तो ये बेसिकली एक एग्जाम्पल है दोस्तों, किस हिसाब से जो लोग यहाँ पर आते थे और यहाँ से चीज़ें लेकर के जाते थे। उसी के साथ ही मैंने आप लोगों को मेडिवल टाइम में बताया सोमनाथ टेम्पल को 16 बार लूटा गया था, गुजरात में जो चीज़ें उभर करके आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं पॉलिटिकल कंडीशन को दर्शाने के लिए, इकोनॉमिक को दर्शाने के लिए, कि चीज़ें उस हिसाब से हमारे पास नहीं आती हैं जैसा हम सोच पाते हैं। इसी के साथ ही आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हैं वो कुछ इस प्रकार से लिखी हैं कि डच कैरिड इंडिगो मैन्युफैक्चर्ड इन द यमुना वैली एंड द सेंट्रल इंडिया, टेक्सटाइल एंड द सिल्क फ्रॉम द बंगाल, गुजरात और सॉल्ट पिट्रे फ्रॉम बिहार एंड ओपियम फ्रॉम गंगा वैली। ये सारी चीज़ें एक आइटम के तौर पे बताई हैं। और ये जो कहानी मैंने अभी आप लोगों को सुनाई है ये इसी का एक एग्जाम्पल था, क्योंकि मैं बिना रिलेवेंट, हमारा एक प्लस पॉइंट है 3 में से, तो दोस्तों हम इस पे चीज़ों पर बात करते ही करते हैं। बेशक टॉपिक से ज़्यादा डाइवर्ट हो भी गए लेकिन बाद में टॉपिक से उसको जोड़ देते हैं। इसी के साथ ही 1623 में आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, या तो स्क्रीनशॉट लेने का मन है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोट्स वगैरह आप लोगों को मिल जाएंगे, इसकी टेंशन मत लीजिएगा। चीज़ों को समझने में अपना जो टाइम है वो लगाइएगा दोस्तों। उसी के साथ ही क्या देखा जाता है, 1623 में अ ट्रीटी बिटवीन ब्रिटिश एंड डच। अब देखिए दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिएगा, अभी हमारे पास क्या था, पोर्चुगीज़ हुआ करते थे, वो लोग आए करते थे, उन लोगों का दबदबा यहाँ चलता रहता था। इसी के बाद में धीरे धीरे क्या देखा गया, ये जो चीज़ें चल रही हैं दोस्तों, देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। अगर मान करके चलिए कोई भी इतिहास में चीज़ें हो रही हैं, या फिर आप कहने का ये मतलब है अगर पोर्चुगीज़ लड़ाई कर रहे हैं, डच लड़ रहे हैं, ब्रिटिश लड़ाई कर रहे हैं, या फिर फ्रेंच लड़ाई कर रहे हैं, इन लोगों का जो प्रभाव होता है दोस्तों, लड़ते ये लोग इंडिया के बाहर हैं, लेकिन जो इनका प्रभाव होता है वो इंडिया पर पड़ता है, वो इंडोनेशिया पे पड़ता है, वो ब्राज़ील पे पड़ता है, वो अफ्रीका पे पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ दर्शा रही हैं कि वर्ल्ड लेवल पर ब्रिटिश और डच में एक कोई ट्रीटी हुई थी, जहाँ पर इन्होंने एक चीज़ ये कहा था दोस्तों कि हमारा यार इंडिया में अब मन नहीं लग रहा है, इंडिया वैसे ही गरीब सा देश है, रिसोर्सेज भी आप लोगों ने ख़त्म कर दिया है, तो अब हमें यहाँ से जाने का मन कर रहा है। तो इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी ब्रिटिश और डच के बीच में, और वो ट्रीटी क्या थी कि जो भी सारी चीज़ें डच हमारे इंडिया पर क्लेम करता था, यानी उसके जितने प्रॉपर्टीज़ वगैरह हुआ करते होंगे, उसको वो वापस ले लेगा, और उसी के साथ ही साथ जो हमारा ब्रिटिश एम्पायर है वो इंडोनेशिया पे जो भी सारी चीज़ें पावर है वो वहाँ से ले लेगा, और ये दोनों एक दूसरे से अपना जो एम्पायर है वो एक्सचेंज कर लेंगे। तो दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर याद रखिएगा, अगर ध्यान दीजिए यहाँ पर कौन सी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। डच के पास इंडोनेशिया हुआ करता था आफ्टर ट्रीटी, लेकिन अगर पहले अगर देखा जाए तो जितने भी चीज़ें उभर करके आती हैं, अगर ब्रिटिश के बारे में, अगर अंग्रेज़ों के बारे में अगर मैं बातें करूं दोस्तों, तो इसका जो पावर हुआ करता था वो इंडोनेशिया पर भी हुआ करता था, इंडिया पर भी हुआ करता था। उसी के साथ ही साथ डच का भी जो पावर है दोस्तों वो इंडोनेशिया पर भी हुआ करता था, वो इंडिया पर भी हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं दोस्तों, इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी हुई, और ट्रीटी होने के बाद इन्होंने क्या किया कि ये बोला कि भैया देखो, हम लोग एक ही जगह से आए हैं, हम लोग आसपास कई पड़ोसी हुआ करते हैं, हम लोगों का मकसद है पैसा कमाना, पॉलिटिकल पावर जमाना, तो हम लोग क्या करेंगे, तुम हमें भारत दे दो, हम तुम्हें इंडोनेशिया दे देंगे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये जितने भी डायलॉग वगैरह हैं ये सब इन्होंने बोला होगा, और उसी के बाद ट्रीटी होने के बाद चीज़ें हमारे सामने उभर करके आई। इसी के साथ ही क्या देखा जाता था, 1650 तक आते आते इंग्लिश बिगेन टू इमर्ज एज द बिग कॉलोनियल पावर इन इंडिया। अब इसको कोई रोकने वाला नहीं है दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसको अब कोई रोकने वाला नहीं है। पोर्चुगीज़ की हालत वैसे ही ख़राब होती है, क्योंकि हम लोगों को पता है दोस्तों, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अगर डच को रूल करना है इंडिया में, पोर्चुगीज़ को आप कह सकते हैं
कि ब्रिटिश को रूल करना है इंडिया में, तो ये लोग क्या करेंगे, पोर्चुगीज़ के खिलाफ मिल करके लड़ाई करेंगे, उनको हटाएंगे और उसी के बाद चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ ही क्या देखा जाता था, डच वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द एम्पायर बिल्डिंग इन इंडिया बट इन इंडोनेशिया। ये चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को समझाई दोस्तों। डच का इंडिया से कोई संपर्क नहीं रखना चाहता था, वो मतलब चाहता ही नहीं था कि यार इंडिया जैसे गरीब देश में हम आएँ, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आकर के चीज़ों को आगे बढ़ाएं। एक तो हमारे ट्रैवलिंग का खर्चा, उसके ऊपर से ये दुनिया भर के जितने भी पावर हैं, ब्रिटिश हो गए, फ्रेंच हो गए, पोर्चुगीज़ हो गए, डेन हो गए, ये सभी के सभी इसकी लड़ाई में लगे हुए हैं। हम इसमें फंसेंगे तो हमारा ही नुकसान होने वाला है। लड़ाई होगी, पैसे जाएंगे, इकोनॉमी घटेगी, हमारा नाम खराब होगा। इससे अच्छा यही है दोस्तों कि हम किसी और देश को पकड़ लें, और वो भी रिसोर्सेज के मामले में कम नहीं होगा। तो जो मलई रीजन है, इंडोनेशिया का जो पार्ट है, ये इसके अंतर्गत आ जाता है। उसी के साथ ही साथ क्या देखा जाता था, 70 ईयर्स ऑफ वॉर बिटवीन डच एंड इंग्लिश। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 70 साल तक जो इनके बीच लड़ाई है वो चलती आती थी। अब जो 70 साल की लड़ाई है वो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही होती होगी दोस्तों। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हमारे ब्रिटिश पार्लियामेंट में चीज़ें खराब होती थी। मैं आप लोगों को ये भी एग्जांपल दिखाऊंगा। हमारे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जब चीज़ें खराब होती थी तो उसका जो इम्पैक्ट था वो हमारे इंडिया में पड़ रहा था। इसी के साथ जर्मनी में जब हिटलर ने तानाशाह करने की कोशिश करी थी, उसका इम्पैक्ट हमारे इंडिया में पड़ा था। तो वर्ल्ड लेवल की जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, वो हमें देख करके चलनी है, क्योंकि हमारा मकसद ना केवल हिस्ट्री पढ़ना है, इसको फेवरेट बनाना भी है। अब इसके साथ क्या देखते हैं दोस्तों, डिक्लाइन की बातें हो रही हैं। डिक्लाइन कहने का क्या मतलब है दोस्तों, क्या रीज़न रहा होगा जो इन लोगों को लास्ट में हाथ धोना पड़ा होगा। पहला रीज़न तो क्लियर है दोस्तों, इन लोगों को भारत से प्यार ही नहीं था। ये लोग इंडोनेशिया पर आते जाते थे, जिस हिसाब से चीज़ें इन्हें पसंद ना आई, इन्होंने छोड़ दिया। उसी के साथ क्या देखा गया था, एंग्लो डच रिवेलरी के नाम से एक लड़ाई वगैरह हुई थी, जिसमें जो डच हुआ करता था वो हार गया था। और उसी के साथ ही ये लोग जो हुआ करते थे, वो मलई रीजन जो अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया, इंडोनेशिया शिफ्ट होते गया। इंडिया से इनका धीरे धीरे जितना भी ताल्लुक है वो ख़त्म होता गया। इसी के साथ ही बहुत ही फेमस लड़ाई है बेदारा की लड़ाई, बैटल ऑफ बेदारा। तो बेदारा की लड़ाई किसके बीच हुई थी दोस्तों, इंग्लिश और डच के बीच में हुई थी। और जीता कौन था, हमारे इंग्लिश भाई जीते थे। तो इसके बाद इनको हाथ धोना पड़ा था। इसी ट्रीटी के बाद में क्या देखा जाता था, बैटल ऑफ बेदारा की लड़ाई के बाद में एक ट्रीटी उभर करके आई थी, जिसमें डच का नाम आया था। और डच नाम तो खैर स्टार्टिंग से ही है। डच ने इंडोनेशिया के बारे में जिक्र करा और इंग्लिश ने कहा कि हमें भारत चाहिए, तुम भारत छोड़ो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आप लोगों को समझ में आ रही होगी, मैं इसकी पूरी आशा करता हूँ। इसी के साथ ही कोई डाउट होगा तुरंत माइक ऑन करके बोलते जाइएगा दोस्तों। चीज़ें आराम से चल रही हैं, लेकिन काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे सामने ब्रिटिश का जो एम्पायर है वो उभर करके आता है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जितने लोग आते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रमशः हमें अरेंज करने के लिए आता है। पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था, फिर कौन आया था, इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं। इसके बाद आप लोगों को मैं ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मेरी क्लास के बाद में ये जितने जो डाउट हैं वो तो खैर नहीं आने वाले हैं। उसके बाद में नोट्स पढ़ लीजिएगा तो और भी डाउट्स ख़त्म हो जाएंगे। क्वेश्चन कर लीजिएगा तो भैया आप ही लोग फिर उसके बाद हिस्ट्री में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो ब्रिटिश के बारे में अगर मैं बातें करूं, अंग्रेज़ों के बारे में अगर मैं बातें करूं, क्वीन एलिजाबेथ ने 1600 के अराउंड में, ये सारी चीज़ें यहीं पर लिखी हैं दोस्तों। 31 दिसंबर 1600 चार्टर वॉज इशूड बाय द क्वीन एलिजाबेथ वन ऑफ इंग्लैंड विच गिव्स ट्रेड मोनोपोली फॉर 15 ईयर्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 1600 ईस्वी के अराउंड में हमारे जो क्वीन हुआ करती थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने एक चार्टर इशू किया और उन्होंने एक ट्रेड परमिशन के तौर पे 15 साल का एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया होगा कि 15 साल तक हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, एनसीईआरटी में या फिर कोई एक टॉपिक होगा फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स, ऐसा समथिंग। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इनके बारे में ही दर्शाती हैं कि जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, पहले इन्होंने 15 साल तक चीज़ों को अपने अंतर्गत रखा, यानी समझा कि चीज़ें हमें किस हिसाब से आगे लेकर के जाना चाहिए। यहाँ की जितनी पॉलिसी है
इंडियन किंग्स के बारे में, अरब्स लोगों के बारे में, इकोनॉमी क्या है, सारी चीज़ों को 15 साल तक देखा, एक मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करी दोस्तों। और एक बार जहाँ मार्केट कंट्रोल हो जाए वहाँ इकोनॉमिक पावर आपका अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगा, और उसके बाद आप चाहे तो अपना रूल पास करिए, आप चाहे तो अपने यहाँ गवर्नर जनरल बिठाइए, आप चाहे तो यहाँ वाइस रॉय बिठाइए। इसी के साथ ही EIC इस्टेब्लिश हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों याद रखिएगा, जितने भी हमारे लोग आए थे बाहर से, यूरोप से, सब किसी ने EIC का फॉर्मेशन किया था। ये जो आप लोग सुनते होंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इसी वजह से है क्योंकि इन्होंने ईस्ट को ज़्यादा महत्व देने की कोशिश करी थी हमारे इंडिया में, बंगाल को, बिहार को, उड़ीसा को, ये सारी चीज़ें हैं। इसी के बाद क्या देखा गया था, कैप्टन हॉकिंस ऑफ इंग्लैंड अराइव्ड एट द रॉयल कोर्ट ऑफ जहांगीर इन 1609, ट्रेड सेंटर एट सूरत बट रिफ्यूज ड्यू टू पोर्चुगीज। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमारे भारत में 15 साल तक का एग्रीमेंट लेकर के तो आए थे ये लोग, लेकिन उसके बाद में क्या देखा गया, कुछ टाइम बाद, 9 साल बाद, 1609 के अराउंड में, ये ब्रिटिशर्स के जितने टाइमलाइन है ये मैं आप लोगों को पूरा एक टेबल बना करके बता दूंगा, टेंशन ना लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं इंपॉर्टेंट से अलावा चीज़ें बात ही नहीं करता। तो यहाँ पर क्या देखा गया, 9 साल के ही बाद में एक कैप्टन हॉकिंस आए थे, उन्होंने जहांगीर के कोर्ट में कदम रखा और बोला कि यहाँ पर हमें चीज़ें, सूरत चाहिए, हमें यहाँ पर ट्रेडिंग करने दो। इन लोगों को पता था दोस्तों, सूरत एक पोर्ट सिटी है, आप लोगों को आज भी पता होगा। यहाँ पर क्या देखा जाता था, इंटरनेशनल ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी हो सकती थी, मतलब इवन आज भी होती है। तो यहाँ पर चीज़ें कुछ इस हिसाब से है दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इन्हें पता था कि अगर हम सूरत से अगर कैप्चर करने की कोशिश करेंगे तो जो भी हमारा रीजन है, धीरे धीरे करके ये जितना एरिया है वो हमारा होता जाएगा, और फिर उसके बाद जो दिल्ली है वो अब हमसे दूर नहीं होगी। तो इन्होंने ये सोचा था, लेकिन उस टाइम में पोर्चुगीज़ का जो एक दबदबा हुआ करता था वो चलता रहता था। तो उन्होंने क्या किया, उनके ही चक्कर में इसको मना कर दिया। अब हुआ क्या, कहानी सुनते जाइएगा दोस्तों। 1600 के टाइम में पहली बार चार्टर फॉर्म हुआ, एग्रीमेंट साइन हुआ। 1609 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर आया, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में आया। इसी के बाद में एक बेस्ट नाम का ऑफिसर हुआ करता था, जो कि थॉमस बेस्ट, आप लोग जानते होंगे। उन्होंने क्या किया, देखा कि यार पिछली बार हमारे चाचा यहाँ पर आए थे, कैप्टन हॉकिंस, इसको मना कर दिया गया था, और मेन रीज़न क्या हुआ करता था, पोर्चुगीज़ का। उन्होंने क्या किया दोस्तों, पोर्चुगीज़ को ही हरा दिया हमारे इंडिया आकर के। अब ये देख लीजिए दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैंने कल ही आप लोगों को पावर की बातें करी थी। जो इंसान किसी और के इलाके में घुस करके उसी की ज़मीन पे मारता है ना, तो उससे क्या होता है दोस्तों, पूरे दुनिया भर में एक उसका खौफ फैल जाता है। और यही चीज़ें ब्रिटिश के साथ होने लग गई, इंग्लिश के साथ होने लग गई। इन्होंने क्या किया, थॉमस बेस्ट विक्ट्रीज ओवर पोर्चुगीज़। इसी के साथ ही साथ क्या देखा गया, पोर्चुगीज़ को भी हरा दिया, और हराने के बाद में इसने अपना जो एक पहला फैक्ट्री है दोस्तों, याद रखिएगा, ब्रिटिशर्स ने पहला फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश किया था, तो सूरत में किया था दोस्तों। इन्होंने कहा था कि हमें UPSC क्लियर करना है तो करना है, बीच में जो भी आएगा हम ख़त्म कर देंगे, यानी हमें सूरत चाहिए तो चाहिए। ये अगर चाहते तो कहीं और का भी ज़मीन ले सकते थे, लेकिन नहीं दोस्तों, इनकी प्लानिंग से सीखिएगा, इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिएगा। प्लानिंग एक बार कर लिया वो बार बार चेंज नहीं होता। इसी के साथ ही क्या देखा जाता है, पहला जो फैक्ट्री है वो सेटअप हो गया, और बेसिकली ये ट्रेडिंग करने के लिए आए थे। तो सूरत का जो फैक्ट्री हुआ करता था वो ट्रेडिंग के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दर्शाया जाता है। इसी के साथ ही क्या देखा जाता था, 1609 के बाद में 1613 के अराउंड जहांगीर में अब अकल आ गई। जहांगीर में अकल कैसे आ गई दोस्तों, ज़रा याद रखिए दोस्तों, थॉमस रोई हुआ करते थे। ये नाम वगैरह लेकर के टेंशन मत लीजिए, वो मैं आप लोगों को याद करवा ही दूंगा। पहले कौन आए थे, आंख बंद करके याद कीजिए दोस्तों। पहले कौन आए थे, कैप्टन हॉकिंस आया करते थे। दूसरे कौन आया करते थे, हमारे बेस्ट आया करते थे। तीसरे कौन आया करते थे, थॉमस रोई आया करते थे। अब इनमें क्या देखा जाता था कि जहांगीर को अब अकल आ गई। अकल आने का क्या मतलब है दोस्तों, इन्होंने देखा कि यार चाहे पोर्चुगीज़ का साथ दे, चाहे ब्रिटिशर्स का साथ दे, या किसी का भी साथ दे, हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और ये लोगों के पास पैसा बहुत है, ये लोग पैसा लेकर के आ रहे हैं, हमको कुछ नहीं करना है, एक एग्रीमेंट या फिर एक फरमान के तौर पे जारी कर देना है और बता देना है कि तुम मुझे मेरा पैसा देते जाओ,
और यहाँ पर जो ट्रेड है वो लेते जाओ। तो यही सारी चीज़ें दर्शाती हैं दोस्तों। 1613 जहांगीर इशूड अ फरमान टू इंग्लिश थॉमस रोई टू एस्टेब्लिश सेंटर इन आगरा, अहमदाबाद और बरूच। आगरा में, अहमदाबाद में और बरूच का जो इलाका है दोस्तों, इसमें ये जो फैक्ट्री सेटअप करने की बातें की जाती हैं, ये इन्होंने एक फरमान दे दिया। अब तो धीरे धीरे करके इनके बीच जो पावर है वो बढ़ता चला जाएगा। 1615 में थॉमस रोई फिर से एक और बार आते हैं और उस टाइम में हमारे इंग्लैंड के जो राजा थे वो जेम्स वन हुआ करते थे, तो वो एम्बेसडर हुआ करते थे, उनके एम्बेसडर के तौर पे वहाँ पर आए थे। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, टाइम भी याद रखिएगा, 1600 में चीज़ें शुरू हुई थी और अब हम पहुँच गए हैं 1615 में। अब हमारा जो एग्रीमेंट है इसका आखिरी टाइम चल रहा है। इन्होंने क्या दिमाग खेला दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। थॉमस रोई 1615 में उसे पता था कि चीज़ें अभी हमने और सेटअप नहीं किया तो हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट 15 ही साल का है। इसके साथ ही थॉमस रोई फिर से एक और बार एज अ एम्बेसडर बन करके आए ऑफिशियली। उन्होंने क्या किया, और ज़्यादा फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की मांग करी और उन्हें मिल भी गई। इसी के साथ ही साथ क्या देखा जाता था, इन्होंने क्या किया दोस्तों, एक बहुत बड़ा गेम प्ले किया। ये जो 6 पॉइंट तो मैंने 6 पॉइंट में लिख रखा है। चंद्रगुप्त मौर्य को जब लगा कि यार सेलेकस निकोटर जो हुआ करते थे वो हमारे लिए खतरा बनेंगे, तो हमने क्या किया, उनकी बेटी से शादी कर लिया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मैट्रिमोनियल अलायंस। इन्होंने क्या किया था, चार्ल्स टू हुआ करते थे वहाँ के, उन्होंने क्या किया, पोर्चुगीज़ से रिश्ता बना लिया। यानी कि उनके घर में जो शादी है वो करने की शुरुआत देखी गई थी। और पोर्चुगीज़ ने क्या किया, उनको कहा कि यार देखो, अब हमें दुश्मनी करने से कोई फ़ायदा है नहीं, तुम अब हमारे दामाद हो, तो हम क्या करेंगे, तुम्हें एज अ डॉरी या फिर एज अ दहेज जिसे कहते हैं वो दे देंगे। और उन्होंने क्या किया दोस्तों, दहेज में पूरा का पूरा बॉम्बे दे दिया। अब कहते हैं दोस्तों, आज के भी डेट में वेब सीरीज़ देखते होंगे कि मुंबई पर जिसकी वो है, मुंबई पर जिसका एक तरह से कह सकते हैं पावर है, वो पूरे सी को संभाल सकता है, ट्रेडिंग को संभाल सकता है, या फिर मुंबई के जो डॉन है, ये आप लोग सुनते होंगे। तो अब मुंबई देने का मतलब क्या है दोस्तों, सारी की सारी जो कंट्रोल है, सारी की सारी जो पावर है वो अब ब्रिटिश के अंदर आ गई है। अब उन्होंने यही देखा कि दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिएगा, 15 साल का जो एग्रीमेंट है वो तो लैप्स हो गया, वो तो ऐसे ही फ्लॉप हो गया। अब अगर ये चाहेंगे भी तो अब हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा अब जो ज़मीन है वो पूरा का पूरा बॉम्बे अब हमारा है। इसी के साथ क्या देखा गया कि मद्रास में ये गए और वहाँ पर फोर्ट का निर्माण करवाया, जो कि आप कह सकते हैं संत जॉर्ज का फोर्ट हुआ करता था, उसको रिप्लेस कर दिया गया था मसूलीपट्टनम में। इसी के साथ ही बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा बिकम 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ इंग्लैंड, और जिसका कैपिटल कैलकाटा रख दिया गया। तो दोस्तों ज़रा याद रखिएगा, इसमें भी 3 चीज़ें आ रही हैं। ये हिस्ट्री में 3 चीज़ें हमेशा आती रहेंगी, क्योंकि हिस्ट्री खुद ही 3 में डिवाइड है और हिस्ट्री के पार्ट्स भी खुद में डिवाइड है, एंशिएंट, मॉडर्न, मेडिवल और हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। तो यार ये जो 3 का कॉन्सेप्ट है ना, वो हर टाइम आते ही जाएगा। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, इसमें मुझे नहीं लगता किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट होगा। हाँ सर एक बार 6th पॉइंट बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हुआ था क्या, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूँ। हाँ, हुआ था क्या, पोर्चुगीज़ का जब यहाँ पर इंडिया में परचम चल रहा था, मतलब आप कह सकते हैं कि इनका दबदबा यहाँ पर इंडिया में, हमारे भारत में चल रहा था। ब्रिटिशर्स को ये बात पता थी कि जो पोर्चुगीज़ हुआ करते थे वो कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पर। इनको हराने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, हमें जो भी सारी चीज़ें हैं, अगर हम वॉर से, लड़ाई से अगर हरा पाए तो ठीक है, और अगर नहीं हरा पाए तो इन्होंने भी चाणक्य को देखा था, चाणक्य को सुना था, और मैट्रिमोनियल अलायंस भाई हमेशा फेमस हमारे इतिहास में रहा है। इन्होंने क्या किया, 15 साल का जो एग्रीमेंट, मैंने अभी आपको बताया कि 1600 ईस्वी के अराउंड में 15 साल तक के लिए जो ट्रेडिंग करने का जो एग्रीमेंट था वो इन्होंने हथियाया था। इसको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि अगर मान करके चलिए ट्रेडिंग इनको सिर्फ सूरत का मिला पड़ा है, सूरत में अगर ट्रेडिंग करने का जो परमिट इनको मिला पड़ा है, ये अगर 15 साल के लिए है, अब हमारे पास सूरत रहे ना रहे, अब हमारे पास बॉम्बे तो रहेगा। इसी का इन्होंने फ़ायदा उठाया। चार्ल्स टू वहाँ के एक
राजा हुआ करते थे या फिर ऑफिसर्स हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, पोर्चुगीज से मैट्रिमोनियल अलाइंस कर दी, यानी कि उनके घर में शादी वगैरह कर ली। और उसके बाद पोर्चुगीज़ ने भी देखा, एक ये भी रीज़न था दोस्तों, याद रखिएगा, चीज़ों को लिखते जाइएगा साथ में ही। पोर्चुगीज़ के डिक्लाइन में एक और रीज़न ये था कि पोर्चुगीज़ गिफ्टेड बॉम्बे एज अ डाउरी टू द ब्रिटिशर्स। ये सारी चीज़ें ध्यान देते जाइएगा। तो यही दर्शाती हैं दोस्तों, अगर मान करके चलिए सूरत रहे ना रहे, अब हमारे पास मुंबई है, और मुंबई कहते हैं कि जो नगरी है ये बहुत ही फेमस है। इन सारी चीज़ों का आज भी आप देख पाते होंगे कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारा मुंबई या फिर बॉम्बे। तो ये सारी चीज़ें थी, समझ में आई? यस सर। हाँ, तो बिल्कुल अच्छा लगा। ऐसे ही माइक खोल करके तुरंत पूछते रहिएगा, ताकि बाद में चीज़ें टॉपिक हो जाने के बाद में समझाने में थोड़ा सा मुश्किल आएगा, लेकिन वो भी मैं कर दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर टॉपिक के बीच में डाउट आएगा तो वो और अच्छी बात होती है मेरे लिए। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी कट गई है तो मुझे फिर से अपने नोट्स की तरफ जाना पड़ रहा है। हाँ, यहाँ पर क्या है दोस्तों, वाई द इंग्लिश सक्सीड अगेंस्ट यूरोपियंस। इसका क्या मतलब है दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैंने हमेशा आप लोगों को एक कहानी की तरह बताई है। ये नोट्स वोट्स ये सारी चीज़ें कोई काम के नहीं होते हैं। काम के क्यों नहीं होते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। नोट्स आप लोग कहीं पर भी गूगल पर भी जाइएगा, आप लोगों को चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन समझने का जो तरीका होता है ना दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट होता है, और उसी के लिए मैं आप लोगों से आकर के रोज़ मिलता हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इन जितने भी यूरोपियंस आए थे, इनमें से हमारे जो इंग्लिश हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, वो ही सर्वाइव क्यों कर पाए। सर्वाइव कहने का क्या मतलब है दोस्तों, उन्हीं के पास में पावर इतने साल तक कैसे रह पाई थी। 1600 से लेकर के 1700, 1700 से लेकर के 1857, 1857 से लेकर के 1947। तो ये जो पावर है दोस्तों, इन्हीं के पास क्यों इतनी लंबे टाइम तक रह पाई थी। उसका मेन रीज़न दोस्तों ज़रा ध्यान देते जाइएगा। पहला मेन रीज़न है ये नेचर ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या देखा जाता था कि एक कंपनी है और कंपनी में बोर्ड ऑफ मेंबर्स के तौर पे बैठते थे, जो कि वहाँ के टॉप ऑफिशियल्स हुआ करते थे। वो जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं उनमें हर एक साल इलेक्शन हुआ करते थे एनुअली। ये लिखा होगा कंट्रोल बाय बोर्ड ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड एनुअली वहाँ पर एक इलेक्शन के तौर पे चीज़ें आगे बढ़ाई जाती थी। अगर मैं यहाँ का ऑफिसर हूँ तो कल आप होंगे, परसों कोई और होगा। ये चीज़ें दोस्तों दर्शाती हैं कि चीज़ें हमारे हमारे हिसाब से ना चले। जो वहाँ की कंपनी है, जो वहाँ की अथॉरिटी है, वो चीज़ों को आगे लेकर के जाए। और मेन यहाँ क्या देखा जाता है, इलेक्शन का प्रोसेस चलता है, और जहाँ पे इलेक्शन है दोस्तों वहाँ पर चीज़ें अपने आप ही अच्छी चलेंगी, क्योंकि आप लोग सोसाइटी के पक्ष में चीज़ों को रख करके देखिएगा। इसी के साथ ही क्या देखा जाता था, नेवल सुपीरियरिटी कहने का क्या मतलब है दोस्तों, हमारे पोर्चुगीज़ भाई जो थे वो नेवी में काफ़ी स्ट्रांग हुआ करते थे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। उन्होंने सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाया। लेकिन ब्रिटिश की जो रॉयल नेवी हुआ करती थी, वो मोस्ट एडवांस हुआ करती थी। एडवांस कहने का मतलब क्या है, अगर पोर्चुगीज सिंपली ऐसा बोट बनाते थे, नाव में लेकर के पानी में लेकर के चलते थे, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इसी नाव के आगे अपनी एक तोप खड़ी कर दी। फिर इसका क्या मतलब है, आगे पीछे कोई भी आएगा हम इसको यहाँ पर मार पाएंगे, क्योंकि तोप का कॉन्सेप्ट आ चुका था। बाबर हमारे इंडिया आ चुका था और पूरे दुनिया को उसने बताया था कि तोप जैसा कुछ भी आइटम हम लेकर के घूम सकते हैं। तो मोस्ट एडवांस जो शिप हुआ करते थे वो ब्रिटिशर्स के हुआ करते थे। उसी के साथ ही साथ क्या देखा जाता है दोस्तों, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने की शुरुआत होती है, और जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है दोस्तों, ऑटोमेटिकली चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती हैं। उसके साथ ही चौथा जो पॉइंट आता है, मिलिट्री स्किल आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन हुआ करती थी। मिलिट्री कहने का क्या मतलब है दोस्तों, अगर कहीं पर भी पॉलिटिकली आपको एक सपोर्ट चाहिए तो हमें मिलिट्री का जो बेस है, मिलिट्री की जो चीज़ें हैं वो निर्माण करवाना काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं यूज़फुल होता है, या फिर काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है। इंडिया में भी आईएनए का कॉन्सेप्ट बाद में जा कर के आता है, तब जाके चीज़ें यूनाइट होती हैं, तब हमें समझ आता है कि यार आर्मी का भी कुछ वैल्यू होता है।
इससे पहले इंडिया में तो काफ़ी टाइम बाद आया, लेकिन अगर ब्रिटिश में, अगर ब्रिटेन में देखा जाए, इंग्लैंड में देखा जाए, तो चीज़ें काफ़ी पहले आ चुकी थी। इन लोगों को पता था कि हमें अगर पॉलिटिकल पावर अगर बढ़ाना है तो ये भारतीयों जैसा हम नहीं लड़ेंगे, खुद में ही लड़ेंगे, ग्रीड के लिए, करप्शन के लिए एक दूसरे को मारेंगे। हमें एक पावरफुल फोर्स की ज़रूरत है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए। इसी के साथ ही स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल गवर्नमेंट का क्या मतलब है दोस्तों? पोर्चुगीज़ का ही हाल देखिए, कुछ इस हिसाब से था। पहले हमारे पास वास्को डी गामा आए थे, फिर उसके बाद अल्बर्क्यू, फिर अल्मेडा, फिर ये, फिर वो। एक तरह से क्या देखा गया था, यहाँ पर जो स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की हुआ करती थी वो उतनी अच्छी, या फिर इसके अलावा भी, जैसे डच भी बताया मैंने आप लोगों को, कितने ही आप लोगों को मैंने नाम बताया ऑफिशियल्स के, कोई भी नहीं, क्योंकि इन लोगों को पॉलिटिकली कोई स्टेबिलिटी थी ही नहीं। इस हिसाब से क्या देखा जाता था, ये लोग लेस रिलीजियस हुआ करते थे। लेस रिलीजियस कहने का क्या मतलब है, आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग कल की क्लास में पोर्चुगीज़ के बारे में जब बताया था तो ये भी बताया था कि रिलीजियस पर इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा रोल हुआ करता था। दोस्तों याद रखिएगा, अगर भक्ति वगैरह कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन वही भक्ति अगर लिमिट से पार हो जाए तो आपको ले डूबेगी ही। तो यही याद रखिएगा। सपोज करिए यूपीएससी की तैयारी करने आए हैं, भगवान में मन लग गया, अब कल होके साधु संत बन करके निकलिएगा, तो वो भी एक लॉस है दोस्तों। तो इन्होंने क्या किया था, ये लोग लेस रिलीजियस हुआ करते थे। इन लोगों को एक ही बात समझ आती थी कि चाहे यार किसी भी रिलीजन से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई सा भी जाति हो, हमें फ़र्क अभी नहीं पड़ता है। हमें पहले वहाँ का पॉलिटिकली चीज़ों को देखना है, इकोनॉमिकली चीज़ें समझना है, और फिर अगर चीज़ें चलती हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर लोग खुद से अगर अपनाते हैं, कभी आपने पूरे इतिहास में, क्योंकि 200 साल की हिस्ट्री रही है हमारे ब्रिटिशर्स की, अभी कभी ये नहीं सुना होगा कि इन्होंने ज़बरदस्ती किया हो किसी की भी शासक को कि तुम जो क्रिश्चियन धर्म है उसको अपना लो, या आप लोगों ने नहीं देखा होगा। बेशक पोर्चुगीज़ में ये भी देखा गया था कि अकबर के टाइम में जो अकबर को बोला गया था कि आप मिशनरीज़ वगैरह को देखिए, इसका क्रिश्चियन धर्म है उसका फैलावा करिए। इसी के साथ ये जो 7वां पॉइंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है यूज़ ऑफ डेब्ट मार्केट टू फंड इट्स वॉर। फंड इट्स वॉर, इसका कहने का क्या मतलब है दोस्तों? सपोज करिए कोई भी किंगडम है, वो किंगडम लड़ाई के बाद में ऑटोमेटिकली ख़राब होता ही होता है, क्योंकि लड़ाई अगर इंडिया पाकिस्तान में भी कभी भी होगा तो दोनों जगह की ही इकोनॉमी ख़राब होगी। ये किया करता था इन्होंने एक तरह से, अब तो जो इंडिया और पाकिस्तान में, जैसे सपोज करें इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई चल रही है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बैठ करके हिस्ट्री पढ़ना है और हमें इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते जाना है। दोनों ही लड़ेंगे, जीतेगा कोई हमें नहीं पता है। इसी के साथ ही ये ध्यान देते चलिए, दोनों की ही इकनॉमी है वो खराब होगी, वो खराब होगी। इसी के साथ ही क्या देखा जाता था, यहाँ पर इंग्लैंड ने क्या किया, ये जो डेब्ट मार्केट है, कर्ज में जो मार्केट है, उसको यूज़ किया। अब एक तरह से मान करके चलिए, आज अगर ये इंडिया की हेल्प करेगा तो कल होके जो इंडिया है वो इनकी भी हेल्प करेगा। तो इन्होंने क्या किया, डेब्ट मार्केट को एक तरह से अपने वॉर में फंडिंग के लिए यूज़ करने की शुरुआत कर दी थी। यही सारी चीज़ें अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा जाए, क्योंकि अगला फ्रेंच आने वाला है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में लुईस 16 ने भी यही किया था। इनके पास में कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन दोस्तों याद रखिए, और लुईस 16 का भी जो टाइम फ्रेम था वो इसी के आसपास हुआ करता था। यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, याद रखिए, फ्रेंच के पास कुछ भी नहीं था। और फ्रेंच रेवोल्यूशन होने का कारण भी क्या था, एक बार थोड़ा 2 मिनट के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री पर आता हूँ, क्योंकि चीज़ें वर्ल्ड के सेंट्रिक में चलती हैं। फ्रेंच और ब्रिटिश में लड़ाई हुई, फ्रेंच और इंग्लैंड में लड़ाई हुई, चीज़ें इंडिया पर इम्पैक्ट कर रही हैं, तो हमें थोड़ा सा वहाँ पर जाना भी बनता ही है दोस्तों। हमारा क्या देखा जाता है, यहाँ पर चीज़ें कुछ हिसाब से आती हैं। जब लुईस 16 हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया था दोस्तों, उनके पास खुद नहीं था कुछ भी, लोन लेकर के तो वो अमेरिका के जितने कॉलोनीज़ हैं उनको छुड़ा रहे थे ब्रिटिश के चंगुल से। अगर आप लोगों को याद होगा तो हमारे अमेरिका में, मतलब हमारे नहीं, अमेरिका में चीज़ें कुछ इस प्रकार थी कि 13 या 17 कॉलोनीज हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के हुआ करते थे। उसको छुड़ाने के लिए ये लोन लेकर के किसी और जगह से और इनको लड़ाई वगैरह किया करते थे। तो यार हम लोग लोन लेते हैं गाड़ी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, ये लोन ले रहे हैं लड़ाई करने के लिए, लेकिन इसका फ़ायदा भी है। अगर वो चीज़ सक्सेस हो जाती दोस्तों, तो चीज़ें कुछ इस हिसाब से हमारे पास आती कि जो फ्रेंच है ना, इनका दबदबा ब्रिटिशर से ऊपर उठ जाता दुनिया के लेवल पर। तो यहाँ पर चीज़ें अब आते हैं। तो इंग्लिश में चीज़ें अभी फ़िलहाल के लिए इतनी हैं, क्योंकि अभी हम आगमन पर ही बातें कर रहे हैं, एडवेंट पर ही बातें कर रहे हैं। अब इसके बाद जब भी ये फ्रेंच के बाद डेन होगा और फिर जो भी जितने लोग आएंगे, उसके बाद जितनी भी सिग्निफिकेंस बातें करने के बाद में, मैंने आप लोगों को बताया था, एक टॉपिक के तौर पे इंडेक्स दिखाया था
कि ये सारे टॉपिक्स मैं करता जाऊंगा, तो वो जितने टॉपिक हैं सारे इंग्लिश के ही ऊपर हैं, ब्रिटिशर्स के ही ऊपर में हैं। तो अभी थोड़ा और किसी और पर भी ध्यान दे लेते हैं। तो फ्रेंच के बारे में अब ज़रा ध्यान देते हैं दोस्तों। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई और ये कब आई थी? 1664 में आई थी। पहला जो फैक्ट्री है, इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत, इन्होंने भी सूरत का जो इम्पोर्टेंस है दोस्तों वो दर्शाया गया है। और पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में इस्टेब्लिश करने का फैसला लिया बाय फ्रांसिस कैरन। ये कहते हैं, याद रखने के लिए मैंने कैसे याद रखा था कि कैरम खेलते खेलते ये इंडिया पहुंचे और इन्होंने क्योंकि नाम भी देखिए फ्रांस है तो फ्रांसिस इनका नाम ही है, और कैरम से कैरन को याद रखिएगा। तो कैरम खेलते खेलते ये सूरत पहुंच गए और वहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दिया। इसी के साथ ही फ्रांसिस मार्टिन फाउंडेड पौंडीचेरी। दोस्तों देखिए, पौंडीचेरी की जो शुरुआत होती है वो 1673 से होती है, और 1673 के बाद में जो भी पौंडीचेरी की जो भी सारी चीज़ें हैं वो हमारे सामने दर्शाई जाएंगी। किस हिसाब से चीज़ें आती हैं पौंडीचेरी का। अगर हम फ्रेंच के बारे में अगर बातें करें तो दोस्तों एक टाइम बाद हुआ था क्या, फ्रेंच पौंडीचेरी तक ही सीमित रह गए थे। ब्रिटिशर्स ने इनको हमारे इंडिया पूरे मेनलैंड से निकाल करके बाहर फेंक दिया था, और ये लोगों को बोल दिया था कि एक छोटे से इलाके में तुम रहो, इससे अगर ऊपर उठोगे तो फिर हम लड़ाई करेंगे, फिर तुम्हें ये भी नहीं मिलेगा। इसके साथ क्या देखा गया था, इनके बाद जो इंग्लिश है और फ्रेंच है इनके बीच में फाइटिंग हुआ करती थी, और एक कंपटीशन के तौर पे कि इंडिया पर सुप्रीमेसी किसका होगा, मतलब एक तरह से पॉलिटिकल पावर किसकी ज़्यादा होगी। तो इसके बीच में क्या देखा जाता था, इनकी जो लड़ाई होती थी वो इंटरनेशनल लेवल पर भी हुआ करती थी। जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन का, वो एक एग्जाम्पल था, लेकिन ऐसे मैं 4 एग्जाम्पल और दे सकता हूँ, लेकिन उसमें अभी वर्ल्ड हिस्ट्री पर आएंगे तब बातें करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर चीज़ें क्या हैं, चौथे पॉइंट में 3 कार्नेटिक वॉर हुए थे। 3 कार्नेटिक वॉर कैसे हुए थे? फ्रेंच लिमिटेड टू द पौंडीचेरी, ये तो रिजल्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर चीज़ें कुछ इस हिसाब से हमारे सामने आई थी। यहाँ पर पहला जो कार्नेटिक वॉर हुआ था, कार्नेटिक वॉर देखा क्या जाता है इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। 1740 से लेकर के 48 तक की चीज़ें हमारे सामने आई थी। यहाँ पर ट्रीटी ऑफ चैपल हुआ था, यानी इसका जो पूरा नाम है चैपल है, एलेक्सले चैपल, लेकिन उसको चप्पल से याद रखिएगा, वो ज़्यादा अच्छा याद रहेगा। तो याद रखिए जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे इन्होंने फ्रेंच को चप्पल मार मार के हराया और फिर उसका ट्रीटी साइन कर दिया। तो ये सारी चीज़ें याद रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। इसी के साथ क्या देखा जाता था, दूसरे कार्नेटिक वॉर में 1749 से लेकर के 54 के टाइम फ्रेम में साउथ इंडिया के जितने पावर हैं वो फ्रेंच के हाथ से छीन ली गई थी। अब तुम लोग कहीं पर भी जाओगे तुम्हें अलाउ नहीं है, हम मार के फिर तुम्हें अपनी जगह बिठा देंगे। तीसरे कार्नेटिक वॉर के बाद में दोस्तों याद रखिए दोस्तों, ये 1758 से लेकर के 63 का टाइम फ्रेम है। ये इस ट्रीटी का नाम हुआ करता था ट्रीटी ऑफ पेरिस। ज़रा ध्यान दीजिएगा, लड़ाई चल रही है बाहर, लोग लड़ रहे हैं बाहर, लेकिन इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे इंडिया में। तो ये जो ट्रीटी हुई थी पेरिस में, इसके बाद चीज़ें इन्हें समझ में आ गई कि अब हमारे यहाँ पर कुछ नहीं है, अब हमें यहाँ से छोड़ करके निकलना ही ज़्यादा अच्छा है। और एट द एंड ये दे आर लिमिटेड टू द पौंडीचेरी इटसेल्फ। इसको पुडुचेरी भी कहते हैं, इसको पौंडीचेरी भी कहते हैं। तो इनको एक इलाका मिल गया। इवन आज भी अगर कभी मौका मिलेगा तो इन सब जगहों में जाइएगा, जैसे गोवा में जाइएगा, पौंडीचेरी में जाइएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको लगेगा जैसे अलग से ही एक देश में आ गए हैं। इसी के साथ ही कोई डाउट होगा तुरंत पूछते जाइएगा, नहीं होगा तो मैं इसी रफ्तार में धीरे धीरे करके पढ़ाते भी जाऊंगा और सिलेबस भी खत्म करते जाऊंगा दोस्तों। अब हमारे सामने अगला टॉपिक उभर करके आता है डेन का कॉन्सेप्ट। दोस्तों याद रखिएगा, डच का मतलब क्या होता है, कभी भी कंफ्यूज मत करिएगा। डच का मतलब होता है नीदरलैंड और डेन का मतलब होता है डेनमार्क। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। आज से 7-8 महीने पहले ऑफलाइन क्लास में मैंने पूछा भी था लोगों से, वो 2-3 साल तैयारी करके बैठे थे, और आप विश्वास नहीं करिएगा दोस्तों, उन्हें ये नहीं पता था व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन डच एंड डेन। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें लोगों को नहीं पता होती हैं। तो कुछ इस हिसाब से चीज़ें हमारे सामने आती हैं। डेन का जो कॉन्सेप्ट है वो डेनमार्क का आता है, और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत करी थी। देखिए हुआ क्या, हमारे पास मेनली पोर्चुगीज़ आए थे, उसके बाद ही जो एक क्रम है उसको याद करते जाइए दोस्तों। उसके बाद जितने भी लोग आए थे, इंग्लिश आए थे, उसके बाद आप कह सकते हैं डेन आए थे, डच आए थे। जो भी लोग आए थे इन लोगों में से पोर्चुगीज़ हो गया, इंग्लिश हो गया और एफ हो गया यानी फ्रेंच हो गया। इन तीनों को ही इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। इन लोगों को पता था कि यार इन तीनों का बेसिकली कहने का मतलब, मज़ा आने का मतलब ये नहीं है कि इन लोगों को लेना ही लेना है। इन लोगों को ये है कि अगर मान करके चलिए आज अगर कोई इंसान आगे बढ़ रहा है
तो पीछे काटने के लिए 50 लोग जुड़ जाते हैं और उसी 50 में से एक सबसे बड़ा खतरनाक निकलता है, वो इसको हरा देता है और फिर अपना जो दबदबा है वो बना लेता है। तो ये तीनों एक तीसरे को काटने का काम किया करते थे कि अगर इंग्लिश ने अगर इंडिया पर आक्रमण किया, इंडिया पर कैप्टन हॉकिंस का जो रॉयल नेवी है वो पहुंचा, तो हमारे जो लोग हैं वो कैसे पीछे रह जाएंगे, ये भी आगे आएंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ये तीनों आपस में ही, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, मेंस में क्वेश्चन आते हैं, ये बताने का मेरा मकसद यही है, इन तीनों को अगर इंटरलिंक करना होगा या फिर ना केवल तीनों को, इनमें से केवल दो को भी करिएगा, किसी भी दो को उठाइएगा, क्या क्या इनमें कॉमन हुआ करते थे। क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ना विश्वास है तो 2018 के आप ऑप्शनल का पेपर देख सकते हैं बेसिक के लिए, क्योंकि उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, 2018 के क्वेश्चन में ये आया था कि इनमें हमें बताना है कि क्या क्या समान है। समान कहने का मतलब क्या क्या इनके क्वालिटीज़ हैं जो मिलते हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो अलग हैं, और क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो कि इंग्लिश को हमारे इंडिया में बिठाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब हम डेन की बातें करते हैं। तो डेनिश हुआ करते थे, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1660 में फाउंड हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? 1620 में फैक्ट्री पहली फाउंड हुई थी। ये एक जो जगह है जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, ट्रेनक्यू पर लिखा हुआ है, इसके स्पेलिंग को ज़रा ध्यान दीजिएगा, TRANQUEPAR। ट्रेनक्यू पर एक जगह है जो कि एक तंजौर के जगह पर, तंजौर के ही पास में एक जगह है जो कि ईस्ट कोस्ट पर बसा हुआ है। ये सारी चीज़ें बताता है कि इन लोगों को, ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर ही फैक्ट्री क्यों सेटअप करा। कभी मन में सवाल आया होगा, ज़रूर आया होगा, कि बाकी जितने लोग हैं वो सूरत पर देख रहे हैं, वो गोवा पर देख रहे हैं, वो मसूलीपट्टनम पर देख रहे हैं, लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों, ज़्यादा फोकस सूरत पर ही किया जा रहा है। फिर इनका मतलब क्या होता था कि ये तंजौर के जगह पर जाकर के ईस्ट कोस्ट में अपना जो फैक्ट्री है उसका निर्माण करें। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इन लोगों को रूल करने से मतलब नहीं था। इन लोगों को रूल करने से मतलब क्यों नहीं था? क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, इनको हमेशा से ही जो क्रिश्चियन की एक्टिविटीज़ हैं, मिशनरीज हुआ करते थे, इन लोगों को आगे बढ़ाने का ही इनका मकसद हुआ करता था कि दुनिया भर में हम इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी और हम लोग हमारे ही क्रिश्चियन को फॉलो करके हमारे ही भगवान को पूजेंगे। तो ये सारी चीज़ें इनका एक एम हुआ करता था। इसी के साथ ही सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, 1845 में इन्होंने अपनी जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं वो ब्रिटिश को दे दी, क्योंकि इन लोगों को पता था कि अगर चलो 1620 के बाद में 1845 तक का टाइम फ्रेम काफ़ी लंबा होता है, इतना सरवाइव कर गए यही बहुत बड़ी बात है, इनकी फैक्ट्री रह गई वही बहुत बड़ी बात है। इनके बीच में कोई ट्रीटी हुई होगी कि चलो ठीक है, तुम्हें सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है, और ब्रिटिशर्स को पता था कि हम यहाँ पर दोस्तों पैसा कमाने के मकसद से आए हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर रूल कर रहे हैं, तो कल होके कोई और ना आ जाए, इस वजह से इन्होंने कोई ट्रीटी वगैरह कर ली होगी, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग तक ही मतलब ये रखेंगे। अब हम आते हैं मेन हमारे टॉपिक पर, मुगल्स के बारे में। मुगल्स कहने का क्या मतलब है दोस्तों, जो कि मेडिवल इंडिया में मैंने आप लोगों को औरंगजेब तक चीज़ें बताई थी, उसके बाद कहा था कि 1707 से लेकर के 1750 तक का जो टाइम फ्रेम हुआ करता है वो एक डिक्लाइन फेज में चला गया था। 1750 भी नहीं, उसको अगर एग्जैक्ट याद करना है तो 1707 से लेकर के आप लोग 1757 तक की जो लड़ाई है, प्लासी की लड़ाई, उसमें चीज़ों को याद रख सकते हैं। इसके बीच हमारे सामने जितने भी मुगल किंग्स आए थे दोस्तों, वो कुछ इस हिसाब से आए थे कि वो आए गए थे, उनका नाम अगर मन कर रहा है तो याद रखिए, क्योंकि जो फेमस है वही आप लोगों को याद, जो भी होगा मैं बता दूंगा, लेकिन अगर नहीं होंगे तो बस आए गए के तौर पे उसको याद रखिए, और एक तरह से भूलना हो तो भूल भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो औरंगजेब के बारे में क्या देखा जाता है कि 1658 से लेकर के 1707 तक इसका टाइम चला था। इसी के बाद ही क्या देखा जाता था कि यहाँ पर हुआ क्या, लास्ट में कह सकते हैं 1707 से 1757 से हटा करके आप कह सकते हैं 1 नवंबर 1858 तक, एक आइडिया लगा सकते हैं, 1 नवंबर 1858 तक चीज़ें, विक्टोरिया जो क्वीन हुआ करती थी, उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे मुगल वुगल नहीं होंगे, अब हमारा ही यहाँ पर राज्य चलेगा, यहाँ पर अब हमारी ही चीज़ें वहाँ पूरे इंडिया में लागू होंगी। तो एक तरह से ये देखते हैं कि 1850 यानी कि 1757 से लेकर के 1857 तक में भी आप लोगों ने बहादुर शाह जफर 2 का नाम सुना होगा, तो लास्ट किंग हुआ करते थे मुगल के। तो चीज़ें हमारे पास कुछ इस हिसाब से यहाँ पर दर्शाई गई हैं। तो ये जो टाइम फ्रेम हुआ करता था, 1 नवंबर 1858 तक एक फरमान जारी हुआ हमारे विक्टोरिया
क्वीन के द्वारा इन्होंने कहा कि आज के बाद अब यहाँ पर कोई भी जितने भी शासक हैं वो सब अब नहीं रहेंगे, अब हमारे ही यहाँ पर ब्रिटिशर्स रूल करेंगे। इसी के साथ ही क्या देखा गया था कि जो हमारे अगले राजा, क्योंकि देखिए ये जो पपेट किंग है वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कॉलम वाइज, लेकिन औरंगजेब के बाद अगर थोड़ा सा पावरफुल किंग के तौर पर अगर कोई आया हो तो वो मोहम्मद शाह हुआ करता था, जिसको हम लोग रंगीला राजा के नाम से जानते थे। उतना ज़्यादा पावरफुल तो नहीं हुआ करता था, लेकिन एक तरह से मान सकते हैं कि चीज़ें इसके हाथ में हुई करती थी। तो 1719 से लेकर के 48 तक का टाइम फ्रेम, करीब करीब 29 साल तक इसने राज किया था। और राज कैसे किया था, क्योंकि जो इसका मराठा हुआ करता था, या फिर कह सकते हैं कि जितनी ये ज़मीन लिखी हुई है, चाहे मराठा का हो, इसमें मैसूर भी आता है, मराठा हो, हैदराबाद हो, बंगाल हो, अवध हो, पंजाब हो, ये सारी चीज़ें ना लोकल किंग के द्वारा इनहेरिट हो गई थी। जहाँ पर हमारे मराठा का डेवलपमेंट हुआ था, मराठियों का उद्गम हुआ था, उसी के साथ ही हैदराबाद में मैसूर का, फिर बंगाल का, अवध का, इन सब का जितने भी लोग हैं ये सब एक तरह से चीज़ें उभर करके आए थे। तो एक तरह से याद रखिएगा दोस्तों, पपेट किंग अब हमारे पास जितने आते हैं, क्योंकि ये जो दो शासक हैं कह सकते हैं कि औरंगजेब के जाने के बाद में कुछ इस हिसाब से चीज़ें आती हैं कि हाँ, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब के जाने के बाद में चीज़ें इस हिसाब से आती हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला आते हैं, और वो एकदम से नहीं आते, इनके बीच में भी कुछ कुछ आते जाते थे, लेकिन ये थोड़े से पावरफुल हुआ करते थे, जिस हिसाब से इनको मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। अब हुआ क्या, 1707 में इनके जाने के बाद में 1709 से लेकर के 1712 तक के टाइम फ्रेम में हमारे पास बहादुर शाह नाम से एक राजा आते हैं, जिनको हम लोग शाह ए बेखबर के नाम से जानते हैं, BEKHABAR, शाह ए बेखबर के नाम से जानते हैं। ये कौन हुआ करते थे दोस्तों, औरंगजेब के एल्डेस्ट सन हुआ करते थे, और इनको जब राजगद्दी मिली तब ये 63 साल के हुआ करते थे। इनकी अब हड्डियों में जान नहीं है दोस्तों, तो ये पॉलिटिकल कंडीशन में अपने गद्दे पर बैठ करके, राजगद्दे पे बैठ करके इंडिया में कैसे जान डालेंगे। तो 63 साल की उम्र में अगर कोई राजा बन रहा है तो क्या ही कर लेगा। लेकिन फिर भी हुआ क्या, इनके ही टाइम में ये जितने राजा शासक हैं, इनके जितने एक दो पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट जो पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में, वो मैंने लिख दिया है। मेंस में भी अगर आइडिया लगाना होगा तो इन सब से आप लगा सकते हैं। इसके बीच क्या देखा गया था कि जो सिखों के लीडर हुआ करते थे, जिनका नाम शाह बहादुर हुआ करता था, उन्होंने यहाँ पर अटैक किया था। इसी के बाद जहांगीर शाह आते हैं, जो कि काफ़ी छोटे टाइम फ्रेम 1 साल तक के लिए रहे थे। तो फरवरी 1712 से लेकर के फरवरी 1713 तक हुआ करते थे। अब इनके पास वैसे भी इस टाइम में ब्रिटिशर्स का जो एक तरह से कह सकते हैं पॉलिटिकल पावर है वो तो बढ़ता ही चला जा रहा था। ये लोग कुछ नहीं कर सकते थे, तो कभी इन्होंने इजारा है, इजारा एक लैंड का कॉन्सेप्ट है, उसको इंट्रोड्यूस किया। कभी इन्होंने जजिया को अबॉलिश किया। तो ये जो छोटे मोटे काम है यही कर सकते थे, इसके अलावा इनके पास और भी कोई पावर नहीं हुआ करती थी। इसी के साथ ही यहाँ पर कट गया है फिर से, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे फारूक सियार है। और ये एक तरह से देखा जाता है तो इनके अगर मैं टाइम फ्रेम के बारे में अगर बातें करूँ तो 1713 से लेकर के 19 तक का टाइम फ्रेम हुआ करता था। यहाँ पर क्या देखा गया था, इन्होंने आते के साथ ही जो जहांगीर शाह हुआ करते थे उनको इन्होंने मार दिया विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स का नाम एक और आता है दोस्तों, पीसीएस में सवाल आया था कि इतिहास में किंग मेकर्स के नाम से हम किसको जानते हैं। तो सैयद ब्रदर्स थे, उसमें लोधी ब्रदर्स थे, वगैरह वगैरह ब्रदर्स थे। तो जो सैयद ब्रदर्स हुआ करते थे उन पे टिक लगा करके जिन्होंने किया होगा उनका पेपर सिलेक्शन हुआ होगा। तो सैयद ब्रदर्स के ही हेल्प से इन्होंने क्या किया था, जो हमारे जहांगीर शाह हुआ करते थे उसको मार दिया था। कहने का मतलब सैयद ब्रदर्स में 2 हुआ करते थे, ये अब्दुल्ला खान हुआ करते थे और हुसैन अली हुआ करते थे। इन्होंने जजिया को अबॉलिश कर दिया। अब इसके बाद क्या देखा जाता था दोस्तों, पहला एम्पायर पूरे इतिहास में जो कि किल्ड बाय नोबल्स, उसी के लोग, उसी के जो टॉप ऑफिशियल्स होते थे उन्हीं के द्वारा इनको मारा गया। यानी आप कह सकते हैं कि जितने भी नोवेल्स हुआ करते थे, एलीट पर्सन हुआ करते थे, ग्रुप के स्कॉलर्स हुआ करते थे, उन्हीं के द्वारा इनको फारूक सियार को मार दिया गया था। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, मैग्ना कार्टा जारी कर दिया था। अब मैग्ना कार्टा क्या है दोस्तों, 3 फरमान इन्होंने 1715 में जारी कर दिया था, और वो किसके लिए था, वो इंग्लिश के लिए था दोस्तों। 1750 कह दिया मैंने, 1715 के बाद में जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि इंग्लिश की हुआ करती है, उसकी जो पावर है ना वो 10 गुनी बढ़ती चली गई थी इस फरमान के बाद में। और फरमान के साथ क्या सीन है ना दोस्तों,
लोग इसमें अमेंड कर सकते हैं लेकिन काट नहीं सकते। तो एक बार जारी कर दिया तो कर दिया, ये सब रूल पहले से चलता आता था। इसी के बाद ही क्या देखा जाता था, रफ़ीक उद दराजत के नाम से भी एक शासक आए थे, जो कि ऐसा लग रहा है कि 28 फरवरी से लेकर के 4 जून 1717 तक आए थे रूल करने के लिए। ये इन्होंने सोचा होगा कि चलो यार कुछ तूफानी करते हैं, छुट्टी मना लेते हैं दिल्ली की राजगद्दी पे बैठ करके। तो यही कुछ महीनों का जो सिलसिला था इनका चला था। तो अगर पूछा जाए कि इतिहास में या फिर मुगल काल में सबसे छोटे टाइम फ्रेम तक कौन रहा था, तो रफ़ीक उल दराजत जो शासक हुआ करता था वो उभर करके आया था। इसी के साथ ही रफ़ीदुद्दौला आए थे, जिसको हम लोग शाहजहां टू के नाम से जानते हैं। ये कबीर सिंह हुआ करते थे उस टाइम के, ये ओपियम एडिक्टेड हुआ करते थे, इनको कुछ मतलब नहीं था, रूल चल रहा है तो चल रहा है, रूल नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा है, इनको वैसा कोई फर्क नहीं पड़ता था। कहा ना, ये वहाँ के कबीर सिंह हुआ करते थे। अब इसके साथ क्या देखा जाता था कि इनका जो टाइम फ्रेम हुआ करता था वो 6 जून से लेकर के 17 सितंबर 1719 तक चला था। इसी के साथ ही हमारे रंगीला राजा आता है, जिसके बारे में जिक्र मैंने स्टार्टिंग में करवाया था। मोहम्मद शाह रंगीला राजा के नाम से भी जानते हैं। 1719 से लेकर के 1748 तक की चीज़ें दर्शाती हैं। और इन्होंने क्या किया दोस्तों, आते के साथ ही निज़ामुल मुल्क का सहयोग लेकर के या फिर मदद लेकर के जो सैयद ब्रदर्स हुआ करते थे उनको मार दिया। इनको पता था कि कल होके हमारे खिलाफ भी ये भड़क सकते हैं, भड़का सकते हैं, और जिस तरह से फारूक सियार को मार दिया गया था उस तरह से हमें भी मार सकते हैं। तो इन्होंने आते के साथ ही यही काम किया, इन लोगों को पहले मार दिया। 1724 में इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद बाय निज़ामुल मुल्क को वहाँ का राजा बना दिया गया, और इस हिसाब से चीज़ें हैदराबाद का जो इंपॉर्टेंस है वो भी दर्शाते हैं। इसी के साथ ही क्या देखा जाता है, 1737 में इन्वेजन ऑफ बाजीराव फर्स्ट इन दिल्ली, यानी मराठा के बारे में बातें अब स्टार्ट हो चुकी हैं। तो बाजीराव पर इन्वेजन या फिर उन पे भी जितनी भी लड़ाई हुई थी वो भी दर्शाया यहाँ गया है। इसी के साथ ही इन्होंने एक अपने टाइम में लड़ाई करी थी, काफ़ी फेमस लड़ाई थी, जो कि क्या हुआ था 1739 के आसपास में। 1739 में बैटल ऑफ करनाल हुआ था। हरियाणा पीसीएस वाले ज़रा ध्यान दीजिएगा, करनाल से चीज़ें जुड़ी हैं तो आपके हरियाणा में ज़रूर आ सकता है। यहाँ पर क्या देखा गया था कि मुगलों की हार हो गई थी और नादिर शाह हुआ करते थे दोस्तों। ये जितने जो शासक हैं, 2 ही शासक थे उस टाइम में जो बाहर से आए थे, वो भी मैं लास्ट में करवा दूंगा कौन कौन हुआ करते थे। एक नादिर शाह हुआ करते थे और एक अब्दाली हुआ करते थे। तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो घबराइए मत, यूपीएससी की तैयारी है, आराम आराम से चलिए, चीज़ें आराम आराम से समझते जाइए दोस्तों। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है, 1748 से 54 तक का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर अहमद शाह हुआ करते थे एक शासक। इन्होंने क्या किया, उद्दम बाई हुआ करती थी एक वहाँ की, कह सकते हैं कि राजमाता होती होंगी उनके टाइम की, उद्दम बाई। इनको जो अपना थ्रोन है वो अपने हाथों में दे दिया और चीज़ें कुछ इस हिसाब से चलती हैं। तो अगले जो शासक हमारे पास उभर करके आते हैं दोस्तों, वो हमारे पास आलमगीर सेकंड आते हैं। आलमगीर सेकंड का क्या है मकसद है दोस्तों, 1754 से लेकर के 58 तक का टाइम फ्रेम आता है। इनके दौरान इन्होंने बक्सर कह रहा हूँ, इन्होंने प्लासी की लड़ाई करी थी, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले राजा 9th नंबर पे, याद रखने के लिए टोटल 12 राजा याद रखिए, आफ्टर लेटर मुगल हमारे पास उभर करके आए थे। इसी के साथ ही हमारे पास शाहजहां 2 आए थे, शाह आलम 2 आए थे 1759 से लेकर के 1806 तक। इन्होंने क्या किया था, अपने टाइम में 3rd बैटल ऑफ पानीपत में पार्ट लिया था। इसी के साथ ही बैटल ऑफ बक्सर, 64 का भी टाइम फ्रेम होता है, 65 का भी टाइम फ्रेम होता है, एग्जैक्ट लिखना हो तो 65 ही लिखिएगा। इसी के साथ ही यहाँ पर क्या देखा जाता था, बक्सर की लड़ाई के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन्हीं के टाइम में की जाती थी। अकबर 2 नाम से हमारे 11th किंग आते हैं। इसमें क्या दर्शाया जाता है, 1806 से लेकर के 37 तक का टाइम फ्रेम आता है। इन्होंने राजा राम मोहन राय का जो टाइटल है वो इन्होंने दिया था इनको, तो इस वजह से ये जाने जाते थे। आखिरी राजा हमारे पास लास्ट मुगल एम्पायर जो कि बहादुर शाह 2, जिनको जफ़र भी कहा जाता है, वो उभर करके आए थे। और 1857 के बाद में जो हमारी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई थी मुगलों की। तो मुगलों की जो दास्ता है दोस्तों, 1526 में बेचारे बाबर ने चीज़ों को शुरुआत किया, कम टाइम में 30 तक आते आते वो रिटायर हो गया। उसके बाद धीरे धीरे जो भी चला 1707 से लेकर के चीज़ें आई, फिर उसके बाद हमारी प्लासी की लड़ाई इसी के बीच में आई, और 1857 तक पूरा जो मुगल है ये एक बहुत बड़े
कुल का या फिर कह सकते हैं बहुत बड़े एक वंश का जो एक विघटन है, डिसइंटीग्रेशन है, वो यहाँ पर 1857 के बाद में हो जाता है। 1857 नहीं, ओरिजिनली इसको 1858 कहते हैं, जब क्वीन विक्टोरिया ने कह दिया था कि अब मुगल यहाँ पर नहीं रहेंगे, इनको मार के हटा दिया जाए, क्योंकि अब हमारा सारा जितना हमारा ही शासन उभर करके आता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों बहुत ही प्यार से, रेलिवेंट क्वालिटी और सिंप्लीफाइड तरीके से आप लोगों तक पहुँच रही है। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग इन सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छा समझ रहे होंगे। अब ज़रा ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो नादिर शाह एक्स्ट्राज में, यानी कि हमारे पास प्लेइंग 12 में, तो क्रिकेट की टीम में खैर 11 होते हैं, यहाँ 12 लेकर के चलिए, तो प्लेइंग 12 में हमारे सामने ये जितने शासक थे वो उभर करके आए थे। 2 एक्स्ट्राज लेकर के चलते हैं। 2 एक्स्ट्राज में कौन आए थे? जो बाहर से जो अटैक हुआ करते थे, जो कि कहते हैं नादिर शाह का हुआ था। 1738 से लेकर के 39 तक का टाइम इनका दर्शाया गया है। बैटल ऑफ करनाल हुआ था 39 में, इन्होंने क्या किया था? मुगलों को हरा दिया था। कैप्चर्ड लाहौर, इन्होंने लाहौर का जो इलाका है उसको कैप्चर कर लिया था। लूटेड पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर, जो हमारे भारत का जो कोहिनूर हीरा है, आप लोगों ने कभी किसी मूवी में या फिर कभी पुरानों में देखा होगा कि कोहिनूर का हीरा भारत का हुआ करता था, लेकिन अब ये किसी और के ही हवाले है। तो ये ले जाने वाला जो बंदा हुआ करता था वो नादिर शाह हुआ करते थे। इसी के साथ ही साथ सेकंड में जो हमारे एक्स्ट्रा हुआ करते थे वो अहमद शाह अब्दली हुआ करते थे। ये इनका जो टाइम फ्रेम था वो 1748 से लेकर के 64 हुआ करता था। ये नादिर शाह के ही सक्सेसर हुआ करते थे। और इनके साथ क्या देखा जाता था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ उभर करके आती है। इनके दौरान में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है 1761 में। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कि मराठाओं का हार हो जाता है। नहीं तो यहाँ पर अगर मराठा जीत जाते तो शायद आज हमारे दिल्ली में उनका रूल हो रहा होता। तो इसी वजह से वो लोग हार जाते हैं और फिर अपने जो इलाके हैं डेक्कन में, महाराष्ट्र में, फिर आप कह सकते हैं गोवा तक में आकर के मराठी लोग, पुणे, नासिक, जितनी भी जगह है वहाँ आकर के रुक जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। इसी के साथ ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन फॉर मुगल। जायज़ सी बात है, ये अगर अभी मैंने अभी नहीं देखा, मैंने नोट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया, खुद दिमाग लगाना है कि जो डिक्लाइन है मुगल का क्यों हुआ करता होगा। पहली बात मैंने आप लोगों को बताया 1526 से लेकर के 1858 तक, भाई इतना लंबा टाइम फ्रेम अब ख़त्म नहीं होंगे तो कब होंगे? तो ये पहला रीज़न आप लोग लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ें क्या देख सकते हैं, इनमें 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एम्पायर रिलेटेड और रीजन रिलेटेड। एम्पायर रिलेटेड चीज़ें क्या आती हैं, आप लोगों ने देखा होगा इनके पास कोई भी डेफिनेट सक्सेसर नहीं हुआ करते थे। मतलब ये नहीं पता कि बाबर के बाद हुमायूं ही आएगा, हुमायूं के बाद अकबर ही आएगा। अगर अकबर आता भी है तो बेचारे ने कितने संघर्ष करके चीज़ों को आगे बढ़ाया था। तो इनके पास कोई भी डेफिनेट सक्सेसर नहीं हुआ करते थे। अभी जस्ट आप लोगों को मैंने दिखाया कि यहाँ पर इन लोगों में खुद ही यूनिटी नहीं होती थी। अभी यहाँ पर जहांगीर शाह हुआ करते थे, इसी को हमारे अगले मुगल किंग फारूक सियार के द्वारा मार दिया गया। तो यार सक्सेसर हुए ही नहीं करते थे हमारे पास, तो हम चीज़ों को क्यों कैसे आगे लेकर के जा सकते हैं। इसी के साथ ही साथ क्या देखा गया था, उनकी जो आर्मी हुआ करती थी वो डीजनरेट होने लग गई थी। डीजनरेट कहने का क्या मतलब है दोस्तों, हमारे पास जितनी भी आर्मी थी वो कुछ इस हिसाब से हुआ करती थी कि जो एडवांसमेंट है, आप लोगों को पता है, अभी मैंने बताया कि पोर्चुगीज़ की जो नेवी हुआ करती थी ब्रिटिशर्स की नेवी से कैसे अलग हुआ करती थी। सवाल आएगा इंटरलिंक करने के लिए, अलग अलग लिखने के लिए, तो आप लोग नेवी का भी एग्जाम्पल ज़रूर लिखिएगा। बेशक इनका जो नेवी हुआ करता था वो बहुत ही शानदार हुआ करता था, लेकिन शानदार से फर्क थोड़ी ना पड़ता है, हमें तो चीज़ें एडवांस अगर मिले तो वो ज़्यादा पावरफुल होगा। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर क्या देखा जाता था, इनकी जो आर्मी है वो उतनी पावरफुल नहीं होती चली गई थी आगे अगर देखा जाए। औरंगजेब के टाइम में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी। उसी के बाद जाने के बाद में उसका जो एम्पायर हुआ करता था वो धीरे धीरे करके अलग अलग जगह से टूटता गया। कैसे, फिर लोकल किंग मराठा का, मैसूर का, हैदर अली का, ये जितने लोग हैं आगे आप लोगों को करवाएंगे, टीपू सुल्तान का, मतलब चीज़ें इस हिसाब से उभर करके आती हैं। अलग अलग लोग उभर करके आएंगे, उनकी अलग अलग पावर होगी। इसी के साथ ही इन्वेजन ऑफ ईरानी एंड दुरानी, और उसी के साथ ही एक रीज़न और बीच में रह गया, टू वॉज टू रूल सेंट्रल। इसका क्या मतलब है, अगर मान करके चलिए औरंगजेब के ही द्वारा, औरंगजेब में ज़रा खुद दिमाग लगाइएगा, औरंगजेब के बारे में क्या कहा जाता है दोस्तों, काफ़ी लंबा टाइम उसका हुआ करता था।
और काफ़ी लंबा एक एम्पायर, बड़ा लंबा चौड़ा इसका एम्पायर हुआ करता था। अगर ये बंदा अगर दिल्ली में बैठा है तो क्या गारंटी है कि जो मराठा में जो इसका एम्पायर है वो सेफ है? नहीं है ना दोस्तों। तो ये देखा जाता था एक एम्पायर से, मतलब एक शासक से इतना लंबा जो इतना बड़ा जो उसका वो है राज्य है वो संभाला नहीं जाता था। और शायद इसी वजह से तो अभी जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग सीएम हैं, क्योंकि हर एक जगह अगर आज की भी डेट में अगर देखा जाए तो हमारे जो पीएम साहब हैं वो हर एक जगह तो खुद जा कर के नहीं घूम सकते हैं, क्योंकि आज बंगाल गए, थोड़े टाइम में उन्हें असम जाना पड़ेगा। इसी वजह से चीज़ें, एक ये भी रीज़न है कि जो टू वास्ट टू रूल सेंट्रल, इसका मतलब ये है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ईरानी आते गए, दुरानी आते गए। अब रीजन में अंदरूनी क्या दिक्कतें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आप कह सकते हैं कि ये तो बाहरी प्रेशर है शासक के ऊपर, अंदर भी तो दिक्कत है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि मूवी में ही देखिए, पद्मावत मूवी, पद्मावती जो मूवी आई थी उसमें भी कुछ इस प्रकार है, या फिर मेडिवल में चीज़ें इस हिसाब से हैं कि ये माना जाता है कि अगर इस राजगद्दी पर अगर मैं बैठा हूँ, मुझे अगर किसी ने मार दिया, कोई भी मार सकता है, कोई भी मार सकता है, एक सैनिक मार दे, एक सेनापति मार दे, कल होके वो वहाँ का सुल्तान बन जाएगा। तो यार ये सुल्तान नहीं, ये तो इन लोगों के लिए एक जियो का सिम हो गया जो फ्री में मिल रहा है। तो यही सारी चीज़ें कुछ इस हिसाब से आगे आ रही हैं कि यहाँ पर क्या देखा जाता है दोस्तों कि अंदरूनी भी इंटरनल दिक्कतें भी चल रही हैं, क्योंकि भरोसा आप किसी पर भी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर चीज़ें क्या होती थी कि इन लोगों को देखा क्या जाता था कि विश्वास ना होने के कारण में जो एक अगला रीज़न उभर करके आता है, जो ज़मींदार वगैरह हुआ करते थे उनके पास पावर आती गई। आप लोगों को ये भी मैंने बताया था मेडिवल टाइम में कि शासक अगर चला जाता है या फिर डिक्लाइन कोई भी पीरियड होता है तो उस जगह का जो एक ज़मींदार होता है पावरफुल, वो अपने अंडर में एज अ लोकल किंग उभर करके आता है, क्योंकि उसके पास ज़मीन है, उसके पास पैसा है, उसके पास लोग हैं। अब इसके अलावा चाहिए क्या किसी को राजा बनने के लिए। अब थोड़ा सा और ध्यान देते हैं तो राइज इन पावर ऑफ जमींदार, और ये हेरिडेटरी थी। इवन आज के भी डेट में हेरिडेटरी है ये सारी चीज़ें। आपके पापा की जो ज़मीन है कल होके आपके पास ही आने वाली है, ये सारी चीज़ें हेरिडेटरी हैं दोस्तों। तो कुछ इस हिसाब से चीज़ें आती हैं। अब हम बातें करते हैं थोड़ा सा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर में। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कहने का क्या मतलब है दोस्तों, इन्होंने किस तरह से, मतलब ये पूरे ओवरऑल जितने भी हमारे अभी के टाइम फ्रेम है, इसमें आप कहने का मतलब ये है कि मैं मुगल को ही ध्यान नहीं दूंगा, मैं सबको लेकर के चलूंगा, क्योंकि एडवेंट की जो अब कहानी है वो अब ख़त्म करते हैं, अब उसका टाइम आ गया है। तो यहाँ के जितने सिग्निफिकेंस होंगे, चाहे वो इकोनॉमिक से हो, सोसाइटी से हो, ये सारी चीज़ें मैं करवा करके ही जाता हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो चीज़ें कुछ इस हिसाब से हमारे सामने आ रही हैं। ट्रेडिंग के ऊपर बातें करते हैं, इकोनॉमिक के ऊपर बातें करते हैं, तो चीज़ें ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हुआ करता था एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट हमारे भारत से क्या हुआ करता था, कॉटन हुआ करता था, रॉ सिल्क हुआ करता था, इंडिगो हुआ करता था, ओपियम हुआ करता था, राइस, व्हीट, शुगर, पेपर, फिर उसके बाद प्रीशियस स्टोन्स जैसे डायमंड वगैरह, ये सारी चीज़ें, ड्रग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट भारी मात्रा में हर एक जगह होती थी। अब जो भी राजा बना वो कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर के ही जाता था। इंपोर्ट के नाम पे ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पर्शियन गल्फ से हमारे पास सिल्क देखा जाता था। सिल्क के बाद में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे रोज़ वाटर लिखा पड़ा, रोज़ वाटर आते थे। इसी के साथ ही क्या देखा जाता था, एक बार ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रोज़ वाटर कहने का क्या मतलब है। हमारे भारत के इतिहास में या फिर हमारे इंडियन ओरिजिन में रोज़ वाटर किसके काम का आता है, किसी के नहीं। ये बेसिकली वही लोग मंगवाते हैं जो कि जो आप इस्लाम के जो शासक हुआ करते हैं, या फिर जो आप कह सकते हैं अरब के जो शासक हुआ करते हैं, जो रोज़ वाटर का यूज़ किया करते थे, या फिर बाद में और चल के ये काफ़ी ज़्यादा फेमस होता गया। अरेबिया से हमारे पास कॉफ़ी आता था, चाइना से टी, शुगर, अफ्रीका से हमारे पास आइवरी या फिर ड्रग्स आए करते थे, यूरोप से हमारे साथ वुलन क्लोथ्स आए करते थे, उसी के साथ ही आयरन, लीड, ये सब की जो शुरुआत है दोस्तों ये देखी जाती थी कि यहाँ से जो लोग हैं, यहाँ से जो भी सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जाई जाती थी एज़ कम्पेयर टू, आप कह सकते हैं जो चीज़ें, एक मिनट ज़रा रुकिएगा। हाँ ठीक है, हाँ हाँ चीज़ें, हाँ तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक कंडीशन की बातें चल रही हैं। तो जो भी एक्सपोर्ट की चीज़ें हैं वो काफ़ी भारी मात्रा में हुआ करती थी एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट।
इसी के साथ ही एजुकेशन की बातें करते हैं। दोस्तों एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन का जो रोल है हमने एंशियंट टाइम से ही देखा है, वैदिक काल से ही देखा है। उसी के बाद मेडिवल में भी कोई भी जब शासक आता था सबसे पहले क्या करता था, वो जो इतिहास के पन्ने हैं उस पर अपना नाम लिखवाता था, जो कि खिलजी ने भी करवाया था, मूवी में आप लोगों ने देखा था। तो इन लोगों को पता था कि अगर एजुकेशन अगर हम करवाएंगे, अपने चीज़ों को आगे लेकर के जाएंगे, तो एजुकेशन कल होके हमारा जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करने में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। इस वजह से इन्होंने इस पर भी काम किया था। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा हायर एजुकेशन, क्योंकि दोस्तों देखिए ये जितने सारी चीज़ें हैं पॉइंट वाइज लिखी पड़ी हैं। पॉइंट वाइज में क्या है कि अगर मान करके चले कभी भी इनमें से कोई सा भी सवाल बन जाएगा कि बताइए उस टाइम फ्रेम में हायर एजुकेशन कहाँ हुआ करते थे, तो यहाँ पर बिहार में एक जगह है जिसका नाम आप लोग कह सकते हैं कि चतुष्पातास एक जगह है, CHATUSPATHAS, बिहार में एक जगह है, वहाँ पर जो हायर एजुकेशन है वो देखी जाती थी। बंगाल में टोल्स जो जगह है वहाँ पर हुआ करती थी। संस्कृत का एजुकेशन दर्शाया गया है दोस्तों, काशी विश्वनाथ जो फेमस है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के लिए, वहाँ पर संस्कृत का जो उद्गम है वो हो चुका था। तिरहुत जगह है जिसको मिथिला कहते हैं, तो वहाँ पर संस्कृत का जो एक आप कह सकते हैं यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा होने लग गई थी। पर्शियन एजुकेशन अजीमाबाद मैं बता दूं आप लोगों को दोस्तों ये पटना में है, तो पर्शियन लैंग्वेज की भी जो शुरुआत है वो पटना में अजीमाबाद में होने की शुरुआत देखी गई थी। इसी के साथ ही साथ यहाँ पर एजुकेशन के बाद हमारे सामने बातें आ रही हैं सोसाइटी की। तो चीज़ें कुछ इस हिसाब से आती हैं दोस्तों कि सोसाइटी की बातें हो रही हैं, तो सोसाइटी में ज़रा ध्यान देते जाइएगा। हिंदू के ऊपर बातें क्या जाती हैं कि यहाँ पे पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है, कास्ट सिस्टम पे बढ़ावा दिया जाता है दोस्तों। दिया जाने का क्या मतलब है, यहाँ पर ब्राह्मण को, शूद्रा को, राजपूत को, आप कह सकते हैं क्षत्रिय को, चीज़ें डिवाइड करने का काम करते हैं ये लोग। उसी के साथ ही मुस्लिम में अगर देखा जाए तो शिया सुन्नी का कॉन्सेप्ट उभर करके आता है। उसमें मुस्लिम में शरीफ नाम से एक टर्म है जो कि वहाँ के नोबल्स हुआ करते हैं, वो अलीफ नाम से जो टर्म है जो लोअर क्लास वहाँ के लोग होते हैं उनको इस नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर सवाल आता है कि ज़रा ध्यान दीजिएगा कि हम मुस्लिम के या फिर इस्लाम के टर्म में जो नोवेल्स हैं उसको क्या बोलते हैं, तो शरीफ जो नाम है वो हमारे सामने उभर करके आता है। उसी के साथ ही साथ एक और सवाल आता है कि हमारे इस्लाम टर्म में ही जो लोअर क्लास पीपल है उनको किस नाम से जानते हैं। 4 MCQ होंगे, एक अलीफ नाम से होगा, उसको टिक लगाइएगा और सिलेक्शन ले जाइएगा। तो इसी के साथ ही ध्यान दीजिए वुमेन का जो कंडीशन है दोस्तों बहुत बदतर हो जाता है। बदतर कहने का क्या मतलब है, हमारे सामने पर्दा सिस्टम होता है, सती सिस्टम होता है, चाइल्ड मैरिज होता है, डाउरी सिस्टम होता है। तो ये सारी चीज़ें दर्शा रही हैं कि सोसाइटी में चाहे ब्रिटिशर्स आए, चाहे पोर्चुगीज़ आए, चाहे फ्रेंच आए, चाहे मुगल जाए, कोई भी आए जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी जो वुमेन है, हमारी जो महिलाएं हैं, उनका जो एक कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब हुआ करता था दोस्तों। इसी के साथ स्लेवरी के बारे में बातें की जाती थी, तो ये हेरिडेटरी सर्वेंट्स के तौर पे चीज़ें हमारे सामने उभर करके आई। अब ज़मीन में तो हेरिडेटरी सुना था, अब ये स्लेवरी में हेरिडेटरी क्या है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, अक्षय कुमार की एक मूवी है दे दनादन, ऐसा कोई मूवी है शायद, या फिर कुछ और होगा, जिसमें वो एक नौकर रहता है, उसके पापा की ही जगह पे वो काम करता है। तो मॉडर्न टाइम में अगर चीज़ों को रिलेवेंट पे जोड़ना है तो ऐसे ही ऐसे एग्जाम्पल मैं दिया करता हूँ। तो यहाँ पर चीज़ें इस हिसाब से आ रही हैं कि अगर स्लेवरी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हेरिडेटरी कर दिया गया था। इसी के साथ ही दोस्तों आर्ट एंड कल्चर की बातें करते हैं। आर्ट एंड कल्चर की भी क्लास में एक मतलब रोल लूँगा आप लोगों के बीच में, जो कि जितने भी एंशियंट के हो, मेडिवल के हो, साउथ के हो, आप कह सकते हो वर्ल्ड के हो, सारी की सारी चीज़ें एक कुछ छोटे टाइम फ्रेम में चलेगी और वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लीजिएगा। तो आर्ट एंड कल्चर की चीज़ें हमारे इस टाइम फ्रेम में क्या क्या सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट उभर करके आई थी, किसने कौन सा बिल्डिंग बनवाया था, किसने कौन सी लैंग्वेज को आगे बढ़ाया था, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए दोस्तों हमारा काम है चीज़ों को सिंप्लीफाइड करना, चीज़ों को लिमिट में करना। और लिमिट करने का क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, कल होके कभी भी पेपर में बैठिएगा, इस लिमिट से बाहर आपके सामने चीज़ें नहीं आएंगी। पहला हमारे पास असफ उद दौला आते हैं, जो कि आप कह सकते हैं बड़ा इमाम बड़ा बनवाया था इन्होंने, और इन्होंने कहाँ बनवाया था, लखनऊ में बनवाया था, 1784 के दौरान बनवाया था। ये आर्ट की बातें हो रही हैं, आर्किटेक्चर की बारे में बातें हो रही हैं। सवाई जयसिंह हुआ करते थे, जो कि जयपुर जिन्होंने पिंक सिटी को निर्माण करवाया था।
उसी के साथ ही उन्होंने 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस किए थे, जो कि 5 अलग अलग जगह कहाँ हुआ करते थे, दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस, मथुरा। इन 5 जगह इन्होंने देखा था कि जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन है। दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी 5 हैं, मुझे एक चीज़ ध्यान देने में आ रही है, एक चीज़ समझ में आ रही है, ये जितने भी 5 जगह है ये ट्रेडिंग सेंटर है। ट्रेडिंग सेंटर कहने का मतलब क्या है, इन सब जगह ट्रेड अच्छे से हो पाता है क्योंकि हर एक जगह से हर एक जो रास्ता है वो गुजरता ही गुजरता है। इसी के साथ ही साथ ये केरला में एक पैलेस है जिसको हम लोग पद्मनाभपुरम के नाम से जानते हैं। तो पद्मनाभपुरम हमारे सामने उभर करके आता है। ये एक पैलेस का निर्माण होता है, केरल में ये जगह है। राजपुताना कांगड़ा स्कूल का निर्माण यहाँ पर होता है, मतलब यहाँ पर नहीं, मतलब इस टाइम फ्रेम में हुआ करता है। ये सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट लेने का मन है तो ले लीजिए दोस्तों, नहीं मन कर रहा है तो आराम से सुनते जाइए, नोट्स के तौर पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसी के सामने उर्दू का जो निर्माण है वो होता है, उर्दू की भी जो चीज़ें हैं वो दर्शाई जाती हैं कि चीज़ें हमारे सामने कुछ इस तरह से उभर करके आई थी। इसी के साथ ही तमिल का जो एक लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज आप लोगों को पता है, संस्कृत, प्राकृत, तमिल, ये बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है। तो तमिल का भी जो उद्गम है वो हो चुका था और वहाँ पर जो चीज़ें चल रही थी वो एक पोइट्री है जिसका नाम सितार के नाम से पोइट्री है। और ये जो पोइट्री है वो तयोमानवर के नाम से, TAYUNANAVAR के नाम से ये जानी जाती है क्योंकि इन्होंने इसके रचयिता थे, इन्होंने इसको लिखा था। मलयालम का भी जो उद्गम हुआ था दोस्तों, मलयालम की भी चीज़ें हमारे सामने उभर करके आती हैं। आप लोगों ने कंचन नंबीर का नाम सुना होगा, इन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाया था। इसी दौरान हमारे पंजाबी लिटरेचर में हीर रांझा लिखा गया था और ये वारिस शाह के द्वारा लिखा गया था। अब इसके बाद जो 2-3 नाम एक नाम हमारे सामने छुप रहा है उसको मैं अभी अगले स्लाइड में करवाता हूँ। हमारे सामने पंजाब की चीज़ें आई थी, तो छठे पॉइंट में चीज़ें कुछ इस हिसाब से आई थी कि ज़रा ध्यान दीजिएगा। हमारे सामने 9th पॉइंट में सिंधी की बातें हो रही हैं। सिंधी कहते हैं कि इनका भी जो उद्गम है वो हो चुका था और यहाँ पर क्या देखा जाता है, इनमें एक रिसालो है, RISALO। रिसालो एक कह सकते हैं एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। ये लिखा गया था दोस्तों शाह अब्दुल लतीफ़ के द्वारा, शाह SHAH अब्दुल ABDULLATIF, शाह अब्दुल लतीफ़ के द्वारा इसको रचाया गया था और ये सिंधी लोगों के लिए, सिंधी लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उभर करके आई थी। तो ये जो रिसाला है इसका शाब्दिक मतलब भी अगर देखेंगे, ओरिजिनल मतलब भी देखेंगे तो वो कलेक्शन ऑफ पोएम्स के ही तौर पे हमारे सामने चीज़ें उभर करके आएंगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी हमारी आज के क्लास के बारे में। और आज की क्लास में ज़रा ध्यान दीजिएगा हम लोगों ने क्या क्या सारी चीज़ें पढ़ी, तो कुछ इस हिसाब से हमारे सामने चीज़ें उभर करके आ रही हैं कि हम लोगों ने एडवेंट को पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया। एडवेंट कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जितने भी लोग आए थे, चाहे पोर्चुगीज़ आए थे, पुर्तगाली आए थे, उसके साथ ही साथ हमारे इंग्लिश आए थे, फ्रेंच आए थे, डेन आए थे, डच आए थे, जितने भी लोग आए थे, उसी के साथ ही साथ सोसाइटी की चीज़ें सिग्निफिकेंस में बताई। ना केवल सोसाइटी की, वहाँ हर एक टॉपिक पे मैंने इकोनॉमी पे बातें करी हैं, पॉलिटिकल कंडीशन पर बातें करी हैं, एजुकेशन पर बातें करी हैं, सोसाइटी की बातें करी हैं, रिलीजन पर बातें करी हैं। ये सब कुछ दोस्तों इतना कुछ हो जाएगा ना, मेंस में लिखते लिखते आपके हाथ दर्द हो जाएंगे, लेकिन जो आपका जो दिमाग है वो नहीं रुकेगा कि अच्छा मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई थी, ये आप लोग कैसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक से इंटरलिंक करके ही मैं बताता हूँ, हर एक से इंटरलिंक करके ही मैं पढ़ाता हूँ। इसी के साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में क्या कहा जाता है दोस्तों, अभी जस्ट मैंने लास्ट स्लाइड में आप लोगों को बताया। आर्ट एंड कल्चर की बातें, आर्किटेक्चर की बातें आप लोगों के सामने दर्शाई, किस हिसाब से चीज़ें आती हैं, कौन कौन से शासक हुआ करते थे। उर्दू में मिर्ज़ा गालिब का नाम आया था, हीर रांझा का नाम आया था, जो कि आज भी इनके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो इनका जो उद्गम हुआ करता था दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो इस दौरान हुआ करती थी। तो इसके अलावा किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट होगा तो बताइएगा, नहीं तो आज की क्लास में यहाँ पर ख़त्म करूँगा।